अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि हर बात पे हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की इलामत है। अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो आप इज़्ज़त के साथ उन्हें डिसएग्री कर सकते हैं, बजाय इस चीज़ के कि आप हाँ में हाँ मिलाएं। अगर आपके कोई सीनियर आपको बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर बात में हाँ मिलाएं। अगर आपको लगता है कि आपके पास उसका वैलिड जवाब है और वो जवाब बिल्कुल ठीक है हर लिहाज से, तो आप उन्हें ज़रूर जवाब दीजिए। जवाब देने का मकसद ये नहीं होता कि आप अपनी आवाज़ बुलंद कर दीजिए और उन्हें दूसरों के सामने छोटा महसूस करवाएं। ऐसा नहीं होता। आप इज़्ज़त के साथ उन्हें बता सकते हैं कि इसका जवाब ये भी हो सकता है, और हर बात में हाँ में हाँ मत मिलाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी को इज़्ज़त दे रहे हैं तो आप हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें। इज़्ज़त का ये तकाजा नहीं है। इज़्ज़त एक्सप्रेस करने का, इजहार करने का और भी बहुत से तरीके हैं। तो जी, अगर वासिफ़ अली वासिफ़ की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा इल्म से ज़्यादा हमें अदब की ज़रूरत है। ये बहुत एक गहरी बात थी। हम डिग्रीज हमारे पास है, किसी ने PhD कर लिया, MPhil कर लिया, लेकिन अदब से महरूम है। ये क्या है, क्यों है, क्या इस वजह से हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ है वो पैदा हो रहा है? क्या अदब क्या चीज़ है? अदब क्या हाँ में हाँ मिलाना है, यस सर कहना है, या अदब उसके अलावा कोई चीज़ है? और क्यों मिसिंग है ये अदब? क्या हमें घर से सीखना चाहिए? हमारे पेरेंट्स हम पे टाइम नहीं दे रहे या हम पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे? ये दो तरफ एक चीज़ें। अक्सर लोग कहते हैं कि पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए, तो मैं ये भी कहती हूँ कि बच्चे भी बहुत बिजी हो गए। हम बात सुनना नहीं चाहते। अगर हम किसी की बात सुनते हैं तो उसकी रीज़न सिर्फ एक होती है कि हम इसे कैसे जवाब देंगे, इस बात का जवाब कैसे दिया जा सकता है। हम बात को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुनते। तो नाज़रीन, अगर आज के शो की बात की जाए तो आज हम शायरी के बारे में तो बात करेंगे। एक शायर किस तरह से लिखता है, क्या शायर की भी कोई मुश्किलात होती हैं या नहीं होती? क्योंकि ये जो शायर होता है ये मुआशरे का सबसे पुरअमन और शख्स होता है जो दूसरों को बताता है कि अमन कैसे कायम किया जा सके और किस तरह से सरवाइव करना है इस ज़िंदगी में, बेहतर ज़िंदगी कैसे बनाई जा सकती है। एक कॉन्सेप्ट है जी, जो दुखी होते हैं वही अच्छे शायर होते हैं। क्या ऐसा है जो दुखी होते हैं या जिनका दिल टूटा होता है वही अच्छे शायर बन सकते हैं? ये किस हद तक इसमें सच्चाई है, सदाकत है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक टीचर की बात करेंगे। एक टीचर यूनिवर्सिटी में किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके चल सकता है, क्योंकि आप देखते हैं टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, इतनी अहम हो गई है। हर चीज़ आप गूगल पे देख सकते हैं। उसके बावजूद, गूगल होने के बावजूद, टीचर एक अपना मुकाम कैसे बना सकता है यूनिवर्सिटी में? अपने स्टूडेंट्स के दिल में किस तरह से कनेक्ट रह सकते हैं टीचर और स्टूडेंट? क्या किस तरह की दोस्ती होनी चाहिए? दोस्ती क्या होती है? क्या दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए? हर दोस्ती में लिहाज होना चाहिए, आप में वो लिहाज रहे। जब आप अपने टीचर से बात करें, दोस्ती अपनी जगह, दोस्ती में बदतमीज़ी नहीं होती, तू तड़ा नहीं होता, दोस्ती में आप जनाब होता है। तो जी, इस दोस्ती के बारे में भी आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स के डिप्रेशन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एक अच्छा टीचर और माहिर नफ्सियात ही हमें बता सकते हैं कि एक स्टूडेंट जिसकी एक अच्छी खासी फ़ी है यूनिवर्सिटी में, जिसका पर सेमेस्टर इतना एक्सपेंसिव है, हर चीज़ अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ है, उसके बावजूद हमारा स्टूडेंट क्यों डिप्रेशन में है? एंजाइटी क्या है, क्यों है? और रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप क्यों ख़राब होते हैं? क्यों डिवोर्स रेट ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ? क्यों हम लोग छोटी छोटी बात पे अना का मसला बना लेते हैं? क्यों हम किसी को नहीं सुनते? क्या हमें सुनना चाहिए? हमें क्या अगले को पूरा टाइम देना चाहिए? अपने पार्टनर को पूरा टाइम देना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए? और अगर आपकी नहीं बन पा रही तो किस तरह से ख़त्म करनी चाहिए? क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से हमें सर्वाइव करना है इस सोसाइटी में? इसके अलावा हम बात करेंगे मॉडलिंग की, एक्टिंग की। क्या एक्टर आज के दौर में मुश्किल हालात में है? हमारा सिनेमा किस तरह तरक्की कर रहा है, कहाँ जा रहा है? हमारे ड्रामे किस तरह हिट है? क्योंकि कुछ ड्रामे ऐसे आए हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया बात करने के लिए कि ये ड्रामा कैसा था। क्या ख़वातीन को डिसरिस्पेक्ट किया गया? क्या एक छोटा सा ड्रामा किसी ख़वातीन को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है? क्या आपकी इज़्ज़त का मयार ये है कि किसी के डायलॉग से आप डिसरिस्पेक्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं, आपके करैक्टर से आपको पता चलता है कि आपका मयार क्या है। हो सकता है कि एक मैसेज दिया गया हो, समझने वालों ने अपने पे रख के समझ लिया कि हमें डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल किसी को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। एक ड्रामा था और इतना फेवरेट ड्रामा रहा वो कि सिनेमाज में, जहां मूवी या फिल्म जिन्हें सिनेमाज फुल होने चाहिए थे, हाउसफुल होना चाहिए, वहां एक ड्रामे ने जगह ले ली। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट था इस ड्रामे का, ना चाहते हुए भी। बेशक आप तनकीद कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने वो ड्रामा देखा, आपको एक एक डायलॉग याद है। आज भी बच्चे OST गा रहे हैं जी, बेशक उन्हें समझ नहीं आ रहा लेकिन वो फिर भी OST गा रहे हैं मज़े मज़े से जी। इसके अलावा हम सिंगिंग के बारे में भी बात करेंगे। एक सिंगर अपनी वीडियो जब
बनाता है तो कितनी टीम होती है, उनके साथ किस तरह से काम करता है, खुद को कैसे प्रमोट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमान का वेलकम करना चाहूँगी, जो एक बेहतरीन टीचर है। मैंने उन्हें देखा है अपने स्टूडेंट के साथ हंसते खेलते बोलते और उन्हें साथ लेके चलते हुए और लीडर बन के आगे जाते हुए मैंने देखा कि किस तरह से वो अपनी क्लास को साथ लेके चलते हैं। और उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त शायर भी हैं, लिखते बहुत अच्छा है, शायरी बहुत अच्छी करती है। मैं वेलकम करना चाहूँगी अहमद हमाद साहब का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। और इनके साथ जी हमारे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है जो हमें फ़िटनेस के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये सारी बातें जितनी भी हमने की है इसके साथ साथ आपको सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेहतमंद नहीं है, फिट नहीं है, तो आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमान का, मोहम्मद अल्ताफ़ का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत सर बहुत अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देखिए। और मेरी बड़ी फेवरेट, मेरी बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है जी, जो हमेशा हमें बड़े अच्छी बातें बता के जाती हैं कि इस तरह से डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है और स्टूडेंट किस तरह से अच्छे नंबर तो ले ही सकते हैं, उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी, माहिर नफ्सियात हैं और एक बेहतरीन टीचर भी हैं, जहाँ आरा साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देख के। और इनके साथ हमारे जी यंग टैलेंट है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मॉडल है, एक्टर हैं, फोटोग्राफर भी है जी। आजकल खूबसूरत लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करते हैं और फिर दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि देखिए जी कितने खूबसूरत लोग हैं पाकिस्तान में और कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। मैं वेलकम करना चाहूँगी मुनीब का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुनीब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया और आपकी टीम का भी। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं जी, जिनकी वीडियो बड़ी हिट जा रही है। इनका नया गाना आया, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि जितना गाना आपका अच्छा होता है उसके साथ साथ आपकी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी वीडियो कैसे है। जो वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमान का, अरसलान अतहर का। अरसलान कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान आपको भी अपने शो में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं हमारा ये शो बड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्त मेहमान है, सब अपनी अपनी राय देंगे। तो सर मैंने बात की वासिफ अली वासिफ की एक कोटेशन है जिसमें उन्होंने कहा कि अदब की बड़ी ज़रूरत है, इल्म हमारे पास है। तो क्या कहेंगे, ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, बल्कि वासिफ साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ। वासिफ साहब का कमाल ये था कि बहुत बड़ी बात बहुत छोटे से फ़िक्रे में कह देते थे। जो शेक्सपियर ने कहा है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, कि जो आपकी जहानत है उसकी रूह इख्तिसार में है। जितनी मुख्तसर बात होगी उतनी ज़्यादा उम्दा लगेगी। तो बल्कि अरबी में कहते हैं अहसनुल कलाम कल्ला व दला, यानी कलाम का हुस्न ये है कि वो छोटा होता है और मुदल्लल दलील के साथ होता है। तो ये वासिफ साहब का कमाल है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। जो अदब वाला मामला है, एक तो ये कि वो हम घर से ऑब्वियसली सीखते हैं, हमारी वालदा सबसे पहले जो उनका क्रेडल है, उनकी जो गोद है, वहाँ से सीखते हैं। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए एक चीज़ को जो नोट किया वो ये था कि स्टूडेंट कभी भी उस उस्ताद का अदब नहीं करेगा दिल से जो उस्ताद कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, उस्ताद अगर कॉम्पिटेंट है, उसकी अपने मौजू पे, अपने सब्जेक्ट पे गिरफ्त है और वो कम्युनिकेट भी उसी तरह से कर सकता है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, तो फिर स्टूडेंट्स के दिल के अंदर एक अदब और एहतराम वैसे ही पैदा हो जाता है। फिर समझ लीजिए सिर्फ 10% हिस्सा रह जाता है हमारी टीचिंग का, डिसिप्लिन मेंटेन करना, डांट डपट करना, थोड़ा सा यार चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो, इधर ना बैठो उधर बैठो, मैं तुम्हें कहा है ना, मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करो क्लास में, वगैरह वगैरह। ये 10% रह जाता है। जो 90% है वो आपकी कॉम्पिटेंस और उसके बाद डिलीवरेंस, ये दो चीज़ें हैं। तो मैंने तो ये नोट किया कि अगर आप चाहते हैं कि आज का नौजवान आपका अदब और एहतराम करे, तो पहले खुद कॉम्पिटेंट हों, पहले खुद मुताला करें, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें। इस तरह आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपके दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल, एहतराम के साथ एहतराम मेंटेन रखते हैं और दोस्त बन जाते हैं। वो करीब आते हैं जो सीखने वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं। आखिर वो यूनिवर्सिटी में सीखने ही आते हैं ना, इतनी भारी भरकम फीसें भरते हैं, तो उनके अंदर अर्ज होती है कि सीखा जाए कुछ। तो जो उनको पता चलता है कि इस शख्स से हम सीख सकते हैं, वो उसके करीब आ जाते हैं। आखिरी बात यह है कि उस्ताद को भी चाहिए कि वो शागिर्द का, स्टूडेंट का एहतराम करे। इल्म अल्लाह का नूर है, इसका अदब, इसका एहतराम हम दोनों पे फर्ज है, टीचर पे भी और स्टूडेंट पे भी। जिस पर भी ये वारिद हो रहा है, अल्लाह ने अगर हमें जरिया बनाया तो ये तो देखें जा कहाँ रहा है, जिस पर जा रहा है, जिस तक पहुँच रहा है, उसका एहतराम लाजिम है। ज़बरदस्त। जहारा, आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि आप एक ज़बरदस्त टीचर भी हैं, आपके भी इतने ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं, आप भी इतना अच्छा काम करिए, तो क्या ऐसा है
अदब की कमी है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखो आजकल हम इन चीज़ों को ज़्यादा फील करते जी। हैं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स, हम इसको जी। ज़्यादा महसूस करते हैं कि वाकई बच्चों में वो रिस्पेक्ट नज़र नहीं आती जो कि हम करते थे, या जो हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को एक तरबियत दी थी। जी। सर की बात से बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि पहली जो दरसगाह है वो घर से ही होती है। ठीक है। और क्योंकि घर से बात होती है, बातचीत होती है, तो उससे क्या होता है कि जब बच्चे लर्न करके आते हैं कि हाँ जी। हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, बिल्कुल। उसमें टीचर्स भी आते हैं। देखिए उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का गार्ड भी आएगा, स्टाफ भी आएगा, बिल्कुल। वार्ड बॉयज भी आते हैं, आपके क्लास फेलोज भी आते हैं। अभी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन सिस्टम है वो हो गया है सारा का सारा प्राइवेट, ठीक है, बिल्कुल। पैसे पे सबका फोकस हो गया कि, और बच्चों के अंदर एक चीज़ है कि बीइंग अ टीचर मैं खुद फील करती हूँ, जैसे सर ने कहा कि यस टीचर शुड बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी के साथ भी जो एक चीज़ होती है वो ये कि टीचर की कमांड कितनी है ना, अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। अब आजकल के बच्चों ने भी ये सीख लिया कि यार वी आर पेइंग, यू नो, अब हमारा जो हम इतना पे कर रहे हैं तो बिल्कुल। दे हैव टू टीच अस ना। तो टीचर्स ने भी कहीं ना कहीं पे ये सीख लिया कि यार ठीक है, बस हमें भी तो जितना मिल रहा है हमने भी उतना ही डिलीवर करना है। तो जहाँ पे इस तरह का आर्टिफिशियल सा एक एनवायरनमेंट हो क्रिएट जाता हो है। जाता है, True। तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो बहुत दूर रह जाते हैं। तो जो बिल्कुल। रिस्पेक्ट है वो किसी हद तक दोनों तरफ से ही बीच में यूज़ हुई है, बल्कि मिस यूज़ हो रही है, और वो एलिमेंट कम है। ठीक हो गया सर। जैसे जहारा कह रही है कि बच्चों को लगना शुरू हो गया कि वो अच्छा पे कर रहे हैं, पे करके आए हैं, तो वो क्यों इन चीज़ों को बेयर करें, तो ऐसा है अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल उन्होंने सही तरफ इशारा फरमाया है। असल में हमारी एक तहजीब थी, मशरिक की तहजीब, जी। वो ये था कि खल तोड़ी हड्डियाँ साड़ियाँ। एक अगर कोई पेरेंट लेके आता है किसी उस्ताद के पास किसी शागिर्द को, तो वो कहते थे मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जो आप हैं, जैसे आप हैं वैसे बना दें। जी। इस सारे सफर में अगर आपको सख्ती भी करनी पड़े तो इतनी सख्ती की आपको इजाजत है कि आप इसकी खाल उधेड़ दें, जो हड्डी बच जाए वो हम ले जाएंगे। ऐसे ही ये है। सूरत हाल थी जी। कि स्टूडेंट को बहरहाल एहतराम करना था। अब क्या है, अब वो जो कस्टमर और शॉपकीपर रिलेशनशिप है ना वो डेवलप हो गया है। इसमें आपने स्टेक होल्डर बना दिया है। जब स्टूडेंट को, स्टूडेंट भी स्टेक होल्डर है बिजनेस में। एक बिजनेस है यूनिवर्सिटी चलाना, उसमें टीचर भी स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट भी स्टेक होल्डर है। स्टूडेंट को पता है मैं फीस नहीं दूंगा तो इसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो ये मेरा मुलाजिम है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं ना कहीं हमें डैमेज कर रही है। इसमें बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया कि ये डैमेज कर रही है। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये है, आई हैव बीन टू वेरियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल, पब्लिक में भी पढ़ाया, प्राइवेट में भी पढ़ाया। मैंने ये देखा है कि अबव ऑल जो आदमी कॉम्पिटेंट है और सेल्फलेस है, उसका स्टूडेंट चाहे 15 लाख रुपया पे करके बैठा हुआ या 15,000 रुपया पे करके बैठा हुआ, और वो करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, वो उसका रिगार्ड करेगा, और वो करता है। उसकी सादा सी वजह मैं समझ सका हूँ, उसकी रूहानी वजह हो सकती है कोई, वो ये है कि इल्म अल्लाह का नूर है, और अल्लाह ताला से ज्यादा कोई रोबदार हस्ती है नहीं, तो इसलिए दबदबा कायम हो जाता है उसकी खुदा की वो जो कुदरत है, और इल्म उसके नूर का दबदबा कायम हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट अदब एहतराम करते हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि जो लोग पढ़ने पढ़ाने में आए हैं, ये मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, इवॉल्व कर रहा है। अभी हमारी जो वो कमर्शलिज्म या कैपिटलिज्म ने अपनी तमाम खामियां अब हमें देनी है। कुछ ना कुछ तहजीब हमारी बाकी है, कुछ रह गई है। मैं वो मौसीकी की हम बात करेंगे तो देखें ना, वो उस्ताद जो पक्के राग गाते थे और 3-3 घंटे लोग सुनते थे बैठ के, अब कहते हैं 3 मिनट में कोई अच्छी चीज सुना दे। तो मुआशरा तो चेंज हो रहा है, कमर्शलाइज हो गया, कैपिटलिज्म आ गया, उसकी खूबियां और खामियां दोनों हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन स्टूडेंट के हद तक जो कैपिटलिज्म की खामी है वो यही है जो इन्होंने कहा। लेकिन उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको कवर कैसे कर सकते हैं? ये कि आप जितने ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं उतने काबिल एहतराम हैं। ज़बरदस्त, ये बात भी ठीक है आपकी। आपने हड्डियों की बात की थी कि पहले दौर में ऐसा होता था कि माएँ और वालिदैन आके कहते थे कि भाई जी ये बच्चा आपका हड्डियाँ हमें दे दीजिए, कि तो हमारे साथ एक गेस्ट बैठे हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो सर कैसे हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से हम अपनी बॉन्ड्स को मजबूत कर सकते हैं, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो? बेसिकली बात यह है कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी होती है, और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें हमने अपने आप को रिड्यूस करना होता है। जी। अब हर बंदे की जो फिजिक्स है वो अलग-अलग है। अब किसी ने अपने आप को पतला करना है, किसी ने मोटा करना है। जी। तो जो बच्चों को हड्डियां मजबूत करने वाली बात है ना, वो हड्डियां मजबूत करती हैं दूध वगैरह, जी। जो हमारे बच्चे आजकल यूज़ करते ही नहीं हैं।
ठीक है। बच्चों को आप बर्गर दे दे, शवारमा दे दे, बोतल दे दे, अच्छा उसकी वजह से उनका वेट इम्प्रूव हो रहा है। जी और ठीक जो हो। दूध पीने वाले बच्चे हैं वो खत्म हो गए। अच्छा सर, दूध पीने का कोई टाइम होता है? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है रात को सोने से पहले दूध पी लीजिए, बेसिकली तो क्या बात वो ये है, असर? जो बच्चे हैं वो तो किसी टाइम भी पी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़ों का कंसेप्ट है ना, बड़ों को रात के टाइम दूध पीना चाहिए। रात के टाइम दूध पीना चाहिए सोने अगर से आप रात के पहले। टाइम दूध पीते हैं, आपकी हड्डियां वगैरह मजबूत होती हैं, उनको कैल्शियम मिलती है, पावर मिलती है, और वो इम्प्रूव होकर स्टेबल हो जाती हैं। ठीक हो गया सर। मेरे पास एक गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा फायदा दूध का मॉर्निंग में है। आप रात को पी रहे हैं, आप सो रहे हैं, उतना फायदा नहीं होता जितना मॉर्निंग में, Basically, ब्रेकफास्ट में आप रात लेते को हैं। ये फायदा होता है ना कि बेसिकली आप सारा दिन की आपने स्ट्रगल की हुई है, बिल्कुल ठीक है, आपकी ब्रेन वेने जो सी है वो खुशक हो जाती हैं। ठीक है। जब हम रात को उस चीज़ को लेते हैं, वो आपको तर करती हैं और पावर देती हैं और रिलैक्स हो जाता है आपका जिस्म। ठीक हो गया। ये बच्चे चीज़ तो होती है। दिन में सारा दिन दूध पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं लेकिन है, बच्चे आजकल वो डब्बों का पी रहे हैं ना, हाँ, सर वो दूसरा भी तो खालिस नहीं मिल रहा है ना, उसमें भी यही तो क्या बात है करें? हमारे मुल्क में, वो सबसे बड़ी बात ही यही हो गई है। जी बच्चे दूध जो है वो जरूर पीजिए, लेकिन खालिस पीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से खालिस दूध पिएगा। इस बारे में मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करूंगी। तो अरसलान से बात करेंगे मौसीकी के हवाले से। अरसलान नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त गाना आया, अपने गाने के बारे में बताएंगे? कौन डायरेक्टर है, किसने वीडियो बनाई, लिखा किसने गाना? ये गाना जी फारिस जावेद साहब ने डायरेक्ट किया है। जी फारिस हारिस प्रोडक्शन हाउस के वो हैं, ओनर जी। हैं। और पूरी एल्बम मैंने अल्लाह मियाँ का शुक्र है कंप्लीट की है। अब वन बाय माशाल्लाह। वन एवरी अदर मंथ आई विल बी रिलीजिंग अ सॉन्ग। तो जबरदस्त। इस साल में जो है वो इंशाल्लाह 6 से 8 गाने रिलीज करेंगे हम। इंशाल्लाह। और ये जो झाका है, ये झाका गाने का नाम है, जी, झाका। जिसको जो है गाना रिलीज किया है। हम लोग बहुत सीरियस सा म्यूजिक करते हैं, मीडिया पे भी हमारे सीरियस बातें होती हैं, लोगों के चेहरे पे हंसी लाने वाली चीजें जरा थोड़ी सी कम होती हैं। तो ये गाने का मकसद बेसिकली ये है कि जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी इस गाने को सुने, उसके चेहरे पे हंसी आ जाए। तो पूरी मतलब एक हर फैमिली का हर बंदा इसको देख सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस गाने में जो है वो इवन मेरे अपने बच्चों ने भी काम किया है। तो हाँ, तो ये बड़ा फ़नी सा एक गाना है। अभी इंशाल्लाह आप लोग के सामने जो है वो इसको हम लिखा है, इसको जी शमसून मखजन साहब हैं, इन्होंने ये गाना लिखा है, जो मेजरली मतलब आप कह लें कि 70% उनका कंट्रीब्यूशन है, कुछ 30-35% मेरा भी कंट्रीब्यूशन है गाने के अंदर लिखने में। लेकिन चूंकि मेन आइडिया उनका है तो ऑब्वियसली उन्हीं को क्रेडिट जाता अच्छा, है। वीडियो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपकी वीडियो बड़ी जबरदस्त हाँ, है। अच्छा, कॉन्सेप्ट अब सारा मेरा है। ये अच्छा। गाने का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा है। अरसलान को जाते हैं, इसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं मतलब कहने का मकसद मैंने आपको तो बता दिया ना कि लिखा किसने, डायरेक्ट किसने किया। कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये मेरा ही है। शमसून साहब के साथ बैठ के हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। इट्स अ मिनी स्टोरी। एक 3 मिनट के गाने में हमने पूरी एक कहानी लिखी हुई है। तो कॉन्सेप्ट जो है, और वो ऑब्वियसली पूरी टीम उसमें शामिल होती है। फारिस भाई का भी उसमें अमल दखल है, हर इंसान का अपना अपना एक पोर्शन होता है। लेकिन यह है कि वो क्योंकि आप प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हो, तो वो मेन जो आइडियाज हैं वो इनिशिएट आप करते हो, फिर उसको जो है वो पॉलिशिंग पूरी टीम साथ बैठ के कर बिल्कुल लेती है। सर, इतने जबरदस्त लग रहे हैं वीडियो में, खुद हीरो भी लग रहे हैं। लग नहीं रहा ये सिंगर भी हैं और हीरो प्रॉपर एक गेटअप आप देख ही रहे हैं। आप तो फिल्म के बंदे भी हैं, आपको तो फौरन आइडिया भी हो गया होगा। बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। अरसलान जी, बेस्ट ऑफ लक जो आपका गाना है और मजीद जो आप काम कर रहे हैं। तो जी मुनीर, क्या करें आजकल, कौन से नए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? वेल अभी तो मैं फोटोग्राफी की लाइन में जो इन्वॉल्व हूँ और जी। एक प्रोजेक्ट मिला हुआ, उसके लिए जो है मैं मेहनत कर रहा हूँ। और एक बहुत अच्छे सिंगर हैं जवाद अहमद जी। मैं उन्हें जवाद भाई कहता हूँ, उनके साथ मेरा कुछ रिलेशन है तकरीबन 3 साल से। जी। तो उनके लिए भी 1-2 मैं प्रोजेक्ट जो है ना बना रहा हूँ, तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो बस आजकल ऐसे ही है। और स्पेशली मैं थैंक्स ये कहना चाहूँगा कि इस लाइन के लिए, जी। क्योंकि मेरा खुद का एम था कि मैं एक्टर अच्छा हूँ, कि मैं एक्टर ही बनना है। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने, मेरी अम्मी ने और मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं, एज ए फोटोग्राफर जो है ना उसमें भी ट्राई करो कि हर इंसान की एक आंख होती है, तुम्हारे अंदर हो सकता है वो है तो एक, लेकिन उसके लिए मुझे ये बेनिफिट हुआ, एक्टिंग से ज़्यादा जो है ना मेरा काम फोटोग्राफर लाइन में पसंद भी किया जा रहा है और मुझे वहाँ से मिल भी रहा है। तो मैं आज यहाँ से भी थैंक यू कहूँगा अपनी मॉम को और अपने उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। और जवाद भाई का भी थैंक यू कि उन्होंने मुझे, मतलब बिल्कुल बहुत बड़ी पोर्टफोलियो नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी हायर कर लिया कि नहीं, कि हो सकता है कि इस न्यू टैलेंट के अंदर कुछ तो होगा
बिल्कुल। तो थैंक यू कहना चाहूँगा आज। अच्छा मुनीब, आपको लगता है कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, बिल्कुल। हमारे उस्ताद कराम हो या हमारे स्टूडेंट्स हो, हर किसी में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है, ठीक है। तो आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में अपने जो नया टैलेंट है, जो नए लोग हैं, उन्हें इतना प्रमोट नहीं कर पाते? मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक एग्री हूँ। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, जिस मर्जी लाइन में आप देख लें आपको माशाल्लाह काबिल से काबिल तरीन लोग मिलेंगे। और बात वहीं आ जाती है कि कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है। अब आपने स्टार्टिंग में कहा कि एक ड्रामा, तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको बिजनेस के आंख से देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ आप इसको तनकीद का निशाना बनाएंगे तो उसका नाम तो पहले ही ड्रामा है। तो आपको इंटरटेन करना चाहिए, सीखना चाहिए जो अच्छा है, नेगेटिव मत देखें आप। वो तो हर जगह, हर मूवी में भी होता है, हर जगह होता है। तो इसी तरह उसमें अगर एक आधा जो है ना एक्टर या एक्ट्रेस न्यू रख ली जाए तो ये भी सीनियर्स के साथ जूनियर्स होने चाहिए ताकि वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो बन जाए। जाता है। और ऐसे बहुत से लोगों का भी फायदा हो जाएगा। लाजमी अगला प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन उनकी एक जो उनका पोर्टफोलियो बनता जाएगा। हाँ। और ये एक अच्छी बात है कि हमें प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करने चाहिए, जो कि ऐसा ऐसा भी ओपन हो रहे हैं। पहले तो बिल्कुल नहीं थे, अब तो फिर भी लोगों का ज़रा रुझान जा रहा है इस तरफ। अब लोग पेरेंट्स भी अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं फोटोग्राफर की, टीवी फिल्म की। तो ये ट्रेंड बन रहा है ऐसा है। तो उम्मीद है कि कुछ सालों में ना कुछ अच्छा क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। जहाँ ना जैसे मुनीब ने बात की ड्रामे की, मतलब मर्द हजरात, कोई ऐसा मर्द नहीं है जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा, बड़े खुश थे ये ड्रामा देख के, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि मर्द हजरात को बड़ा दिखाया गया और औरत को मजलूम नहीं दिखाया गया। तो एक पहला ड्रामा था ये। तो आपको लगता है कि वाकई ख़वातीन को डिसरिस्पेक्ट किया गया इस ड्रामे में, क्योंकि कहा जा रहा है, तनकीद की जा रही है इस तरह से? आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मुनीब ने भी बड़ी अच्छी बात की ना कि वो तो है ही ड्रामा ना। तो ड्रामा बेसिकली उसमें आप कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यू नो, आपने ड्रामाटाइज करना होता है सिचुएशंस को। और वो अब वो राइटर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा स्क्रिप्ट पेश करना चाह रहा है, सोसाइटी के किन इश्यूज़ पे बात करना चाह रहा है। वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, उनके राइटर के मूड पे एट टाइम बहुत डिपेंड कर रहा होता है। जैसे हमारे पास राइटर बैठे हुए हैं तो मूड्स बहुत ज़्यादा इसमें करते हैं। और इट डिपेंड्स कि फिर जो देख रहा है ना व्यूअर जी, वो किस चीज़ को ज़्यादा परसीव कर रहा है, यू नो। ठीक है, पर्सन परसेप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। एट टाइम क्या होता है कि कोई चीज़ आपके नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट होगी लेकिन मेरे नज़दीक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जी। अब जैसे उसमें कुछ डायलॉग्स थे, इसमें सबसे ज़्यादा रोल तो हमारा सोशल मीडिया ही प्ले करता है ना। जी बिल्कुल। एक मुझे लगता है आधी कॉम बैठी हुई है जो मीम्स बनाती है, जो पिक्चर्स और एकदम से ऐसी चीजें लॉन्च होती है, माशाल्लाह से ऐसा कुछ लिख देते मतलब परेशान हो जाते हैं कि भाई लिखा और किसने? मैंने वैसे ड्रामा फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे मीडिया से और व्हाट्सएप पे ही जो वो मुझसे शेयर हुई चीज़ें उसी से आइडिया हो गया था कि स्टोरी क्या चल रही है। और लास्ट एपिसोड की बहुत हाइप क्रिएट हुई थी और मुझे नहीं पता था क्या आज लास्ट एपिसोड है। और जब मुझे आया कि जी उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी डेथ हो गई है ना, तो मैंने कहा यार इस अभी मतलब एपिसोड खत्म हुई होगी 10 बजे रात की और इन्होंने फौरन से उसको वो भी किया। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग बहुत ही जिसे कहते हैं ना बड़े अच्छे सोशलाइज किस्म के लोग हैं, शुगल बड़ा लगाते हैं और बहुत टाइम है हमारे पास इन चीज़ों को शेयर करने का। लेकिन देखिए किसी भी ड्रामे के कैरेक्टर से किसी भी औरत की रिस्पेक्ट के ऊपर जो आपको क्वेश्चन था कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यू नो। अगर इसी तरह औरत की रिस्पेक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और इसी तरह ही किसी मर्द के कैरेक्टर को भी आप लेबलाइज नहीं कर सकते कि मर्द गलत है या औरत गलत है। हाँ, बिल्कुल। हर इंसान की एक अपनी स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरीज आर टोटली डिफरेंट जी, यू नो। और उसको इतना हाइप क्रिएट करना, लेबलाइज करना और रिलेट कर लेना, एक्चुअली हम लोगों की ह्यूमन नेचर, इट्स ह्यूमन नेचर, इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड कि हम लोग चीज़ों को रिलेट करते हैं। ठीक है। और मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे ऐसे, मेरी एक कुलीग ने शेयर की जिसमें बच्चे ड्रामा देख के रो रहे थे, दे वर वाचिंग प्ले एंड द गर्ल्स वर क्राइंग। तो इट वाज सो अलार्मिंग फॉर मी कि एक बच्ची जो कि 12 साल की या 13 साल की है वो कैसे रिलेट करी एक हीरो की डेथ को अपने साथ एंड हाउ शी इज़ बैडली क्राइंग। तो इट्स अलार्मिंग, यू नो। फिर हम बात करते हैं कि जी यूथ में डिप्रेशन क्यों है, यूथ में एंग्जाइटी क्यों है, तो कहीं ना कहीं पे हमारा मीडिया, हमारे राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा ज़रूर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि फॉर द शॉर्ट टर्म में तो हमें एक एंटरटेनमेंट दे रहा है बट लॉन्ग टर्म में दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल। सो दिस इज़ अ समथिंग जो कि अलार्मिंग है। बाकी जो है करेक्टर्स पे, औरत के या मर्द पे कोई भी चीज़
इफेक्ट नहीं कर सकती। हर इंसान का एक अपना करेक्टर होता है, हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है। बिल्कुल, true। उसको डिफाइन करना उसके साथ इतना ज्यादा मैच नहीं कर सकते। हाँ, ड्रामे को ड्रामे की हद तक ही रहने दिया जाए। सर, एक चैलेंज हो गया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, अगर ड्रामे का स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, अब फिल्म वालों को बहुत काम करना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे अब किस तरह के स्क्रिप्ट लिखे जाएंगे? आपको लगता है कि इसी तरह का स्क्रिप्ट शुरू हो जाएगा, एक ट्रेंड शुरू हो जाता है ना हमारे यहाँ, या नहीं थोड़ा चेंज होगा? फिल्म एक मीडियम ड्रामे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं खुद ये समझता हूँ कि इस ड्रामे की जो 2 आखिरी एपिसोड्स जी। थी, इसको सिनेमा में नहीं दिखाना चाहिए था। उसकी सादा सी वजह है कि ड्रामा टीवी के लिए बनाया जाता है, वो छोटी स्क्रीन की डायनामिक्स हैं और छोटी स्क्रीन के ही साउंड डिज़ाइन है। जी। जबकि जब आप फिल्म बना रहे होते हैं तो बड़ी स्क्रीन की डायनामिक्स, उसकी फोटोग्राफर हमारे साथ है मुनीब, ये बताएंगे कि उसकी कंपोजिशन ही और है। बिल्कुल। बड़ी स्क्रीन की कंपोजिशन और है, ठीक है। बड़ी स्क्रीन की ओरिएंटेशन और है, उसमें आप जो कलर थ्योरी आपने पढ़ रखी होती है उसको अप्लाई करते हैं वहाँ पे और तरह से, और छोटी स्क्रीन पे और तरह से। इसी तरह साउंड जो है वो बिल्कुल और चीज़ है। देखें, सिनेमा में आपके सामने स्क्रीन के पीछे 3 स्पीकर्स लगे हुए हैं, बाकी यहाँ पे इवन नंबर पे लगे हुए हैं साइडों पे, और पीछे भी इवन में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर ऑफ द स्क्रीन कोई चमचा गिरेगा तो उस चमचे गिरने की आवाज आपको पीछे से आनी चाहिए। टीवी में तो ऐसा नहीं होता। तो वो ड्रामा उन्होंने उस तरह से प्रोड्यूस ही नहीं किया जिस तरह से फिल्म पे दिखा रहे हैं। एक बात तो ये है, फिल्म की बिल्कुल और डायनामिक्स हैं, और स्क्रिप्ट तो सिर्फ एक उसका 10% है ना, बाकी जो 90% है वो फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं होता, बुनियादी चीज है। और बुनियादी चीज़ ये है कि फिल्म बैकबोन है, स्क्रिप्ट बैकबोन ज़रूर है, लेकिन उसकी जो पेरिफेरल्स हैं वो सबसे अहम चीज़ है शॉट टेकिंग, सिनेमेटोग्राफी। अभी मसलन में आपको एक नई फिल्म आई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की नहीं है, वो हॉलीवुड की है, उसकी जी 10 नॉमिनेशंस हैं ऑस्कर के लिए, 10 नॉमिनेशंस, और ये बहुत कम होता है। जैसे टाइटैनिक है कि एक ही फिल्म के इतने ज़्यादा, जोकर है, इस तरह जी 14 नॉमिनेशन, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। ये 10 नॉमिनेशन है क्या कहानी? सिर्फ इतनी सी है, 2 सिपाहियों को ये कहा गया कि अगले महाज पे जाओ, जाके मैसेज दो कि जंग रोक दें, आगे ना बढ़े क्योंकि आगे ट्रैप है। इतनी छोटी सी कहानी, ये है स्क्रिप्ट टोटल। मुझे हैरत होती है कि स्क्रिप्ट को लोग क्यों कंफ्यूज करते हैं स्क्रीन प्ले से। ये टोटल स्क्रिप्ट है इसका। स्क्रीन प्ले उसने जिस तरीके से लिखा है, the way he has put over the large screen, that is phenomenal। उस चीज के उसको 10 नॉमिनेशंस बन रही हैं। तो इस ड्रामे से हमारी फिल्म को कोई थ्रेट नहीं है। फिल्म एक बिल्कुल और मीडियम है। फिल्म वाले माजरत के साथ नालायकियां छोड़ें, हमारे लाहौर के या कराची के जो दोस्त हैं वो नालायकियां छोड़ें, बड़ी स्क्रीन की डायनामिक को समझने की कोशिश करें। देखें, सॉरी मैं आपकी बात, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस ड्रामे में कैरेक्टर आखिर पे मर जाता है। जब हम फिल्म बना रहे होते हैं ना, तो फिल्म में हम कोशिश करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट मरे ना। उसकी वजह यह है कि 600 रुपया दे के सिनेमा के अंदर आने वाला बंदा किसी की मौत देख के बाहर रोता हुआ जाना पसंद नहीं करेगा, वो हैप्पी एंडिंग देखना पसंद करेगा। तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, 99.9 फिल्में क्या हैप्पी एंडिंग नहीं होती? उसकी वजह यही कमर्शियल प्रेशर है, सोशल प्रेशर है। टेलीविजन पे तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। मुझे धुआं आशिर अजीम का याद आ रहा है, सारे दोस्त मर गए और हम लोग रोते रहे कि ये क्या हो गया। उसके बाद रात को नींद भी नहीं आती। सिनेमा में ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, नहीं लेते लोग। सारी दुनिया में सिनेमा जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें हैप्पी एंडिंग करना पड़ेगी। तो ये एक बहुत सारी वजूह है। मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे ने जो ये ड्रामा फिल्म बीनों को खींच के नहीं लेके आया सिनेमा में, ये ड्रामा की व्यूअर को खींच के लेके आया सिनेमा में। वो आइंदा भी नहीं आएंगे। सिनेमा का बंदा सिनेमा जाता रहेगा, टीवी का बंदा टीवी देखेगा। सर ने जितने अच्छे तरीके से सिनेमा को एक्सप्लेन किया है, उसकी रीजन ये है, हम इनसे फिल्म की, आप सोच रहे होंगे एक शायर है, वो फिल्म के बारे में इतना अच्छा कैसे बता रहे हैं। हम फिल्म की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक बेहतरीन टीचर है जो फिल्म भी पढ़ा रहे हैं, थिएटर भी पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमने उनसे फिल्म के बारे में भी बात की है। सर, आपने कहा कि फिल्म के लोग और हैं, जो ड्रामे के लोग हैं वो और है, चेहरे और है, डायरेक्टर और है, प्रोड्यूसर और है, कैमरेज और है। तो ये फिल्म जो हमारे बना रहे हैं, हमारे यहाँ बन रही है, ये उन्हें कब समझ आएगी कि जो ड्रामे के लोग हैं वो और है, सिनेमा के लोग और है? हम क्यों ड्रामे को उठा के सिनेमा में ले आए हैं? एग्जैक्टली यही मसला है कि एक लॉन्ग प्ले, टेली फिल्म टाइप की चीज बना के हम उसको फिल्म कह के रिलीज कर देते हैं। इसी वजह से तो वो फिल्में पिट जाती हैं। पाकिस्तान में आप बताएं कि जो वाकई फिल्में जो सुपर हिट हुई हैं वो फिल्म के क्राइटेरियन पे कितना पूरा उतरती हैं। मसलन पिछले दिनों इन्हीं दोस्त जिनका ये इतना मशहूर ड्रामा हुआ है, उनकी एक फिल्म थी जी। वो फिल्म अपने डायलॉग की वजह से चली। और इंटरेस्टिंगली इरम, हम ये समझते हैं कि डायलॉग जो है वो फिल्म की कमजोरी है, स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि फिल्म जो है वो विजुअल मीडियम है,
आवाज का मीडियम रेडियो है, अगर आपने आवाज से मुतासर करना भाई रेडियो के लिए लिख लो, बिल्कुल किसी खतीब को बुला लो, वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को बुला लो, वो बहुत अच्छी बात कर लेगा। फिल्म में आपको दिखाना है, जितना इंप्रेसिवली आप दिखाएंगे उतना ज्यादा। तो यही मैं जो इस फिल्म की बात कर रहा हूँ 1917 की, 1917 की जो वर्ल्ड वॉर 1 है जी। उसके बारे में आप देखें, डायलॉग कम, कोई इक्का दुक्का डायलॉग, कोई कोट होता है, होता ठीक है। सारी सिनेमाटोग्राफी है, द वे दे हैव एक्चुअली शोन यू, वो है सिनेमा। तो ये तब आपका सवाल ये है कि इनको कब समझ आएगी, इनको तब समझ आएगी जब ये सिनेमा के साथ सिंसियर होंगे, आजिज़ी के साथ हम्बली ये लोगों से पूछेंगे कि सिनेमा क्या होता है, व्हाट डू आई मीन बाय डूइंग सिनेमा, सिनेमा करना क्या है, सिनेमा के लिए फिल्म बनाना क्या होती है। सिनेमा में आके बैठें, देखें, बार बार देखें, एक फिल्म को 10 मरतबा जाके सिनेमा हॉल के अंदर देखें, उसको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के साथ देखें, आईमैक्स में जाके देखें वो फिल्म कैसी साउंड करती है और कैसी दिखती है, जो उसका कर्वेचर है। बाकी दूसरे आम सिनेमा में जाके देखें, जो पुराने सिनेमा है उसमें जाके देखें। फिल्म का स्टूडेंट तो फिर इसी तरह देखेगा। अब मसला यह है कि पाकिस्तान में भी फिल्म स्कूल्स कम हैं जी। और 2008 में पहली डिग्री यहाँ लाहौर में शुरू हुई। अभी 12 साल पहले तो डिग्री शुरू हुई, मेरे क्लास फेलोज थे, वो अब जाके कहीं मार्केट में काम कर रहे हैं और वो हैप्पी नहीं है इस बात से। वही बात है कि हम ड्रामे को खींच के फिल्म के तौर पर रिलीज कर देते हैं, फिल्म को सुकेड़ के ड्रामे के तौर पर यहाँ पेश कर देते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं सर, एक फिल्म बनाते हैं, वो हिट जाती, फिर उसे उन्हीं के पार्ट करके फिर हम लोग ड्रामे में कर देते। तो आप वही चेहरे अगर दिखाते रहेंगे ना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर इस बार सिनेमा खत्म हुआ तो कभी रिवाइवल नहीं हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि सिनेमा जो है ना, सिनेमा स्टडीज जी, वो अब आ गई हैं पाकिस्तान में। कराची में पढ़ाया जाता है, लाहौर में तो अब 4-5 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में सिनेमा स्टडीज, फिल्म स्टडीज में मास्टर, ऑनर्स, ये सब अच्छी फिल्म इसी वजह से आई। मैं कोट करूंगा आपके प्रोग्राम के वसातत से कि आपको अगर अच्छी पाकिस्तानी फिल्म देखनी है जो वाकई फिल्म थी, तो मूर देखें। मूर जो जामी की फिल्म है, अब देखें, उसमें ना कोई हीरो, ना कोई हीरोइन, ना कोई आइटम सॉन्ग। मौजू क्या है? बलूचिस्तान के इलाके में मिटती हुई रेलवे लाइनें, ये मौजू है। ये मौजू है। इस तरह का मौजू यहाँ का बंदा वैसे ही उसको सदमा, शौक में आ जाएगा, मैं इस पे फिल्म कैसे बनाऊं। उस बंदे ने बनाई और शॉट टेकिंग उसकी ऐसी इंप्रेसिव थी कि मैं उसको ओपनली हर टेलीविजन चैनल पे कहता हूं। हालांकि ना कभी मेरी जामी से मुलाकात हुई, ना मैं मतलब वो मुझे जानते जरूर है, मैं उन्हें जानता हूं, दोस्त बन गए हम, लेकिन मैं कहता हूं कि ही इज द डेविड लीन ऑफ पाकिस्तान। जो डॉक्टर जिवागो बनाई थी, जिस तरह उन्होंने, जिस तरह से बर्फीले इलाकों में उसने शॉट टेकिंग की है, इस तरह की जामी ने की। ये होती है फिल्म। पाकिस्तान में अब तक जो बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म जामी से इससे मूर से आगाज हुआ। पिछले दिनों लाल कबूतर आई, फिर बाजी आई, ये अच्छी फिल्में थी, ये अच्छी फिल्म थी। और अगर एंटरटेनमेंट की बात की, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी सर, लेकिन मैं उसको स्टोरी भी थी और डायलॉग भी अच्छे थे। मैं कहता हूँ कि वो फिल्म नहीं है, लेकिन चल गई जिन लोगों को बड़ा शौक है। एक चीज आई वांट टू ऐड, जैसे सर ने भी बड़ी अच्छी तरीके से बात की ना, हमने एक्चुअली नेशन का तो हम नहीं लेके जाना है ना जी, आप किस तरफ लेके जा रही हैं। जैसे ड्रामे में, ये जिस ड्रामे का भी हम जिक्र करें, अब हमारा किस सोसाइटी में ये प्रेजेंट हो रहा है, वी आर मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है, आप इससे तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अब उसमें एक चीज खत्म हो गई, डिवोर्स, लेकिन उस रिलेशनशिप को लेके पूरी कौम ये रो रही है कि वो उसको माफ क्यों नहीं कर रहा और वो वापस क्यों नहीं आ रही। यू नो, मतलब वी आर प्रेजेंटिंग अ रॉन्ग बिलीफ, ठीक है, अगेन इट्स अ इल फाउंडेड बिलीफ ना, और उसको लेके आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हो, तो ये तो फिर हम ही गलत तरफ लेके जा रहे हैं ना। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, हम कल्चरली फेयर और कल्चरली अनफेयर, ये हम बताते हैं स्टूडेंट्स को कि ये चीज आपने प्रेजेंट करनी है, ये कल्चरली फेयर है कि नहीं, आपका कल्चर इसे कबूल करेगा कि नहीं कबूल करेगा। फिल्म स्कूल पे हम ये बताते हैं, हमने प्रेजेंट करना है ना। जी बिल्कुल। और अब हम आपसे बात करेंगे कि सर, आपने हमें ये तो बता दिया कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध पीना बड़ा जरूरी है, तो सर बताइएगा, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ जिम करना जरूरी है कि इसके साथ डाइट बड़ी जरूरी है? बेसिकली सबसे मेन चीज़ है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी है, दोनों जरूरी है, ये साथ साथ चलेंगी। क्योंकि बेसिकली अगर आप डाइट करते हैं तो डाइट के साथ ट्रेनिंग ज़रूरी है, अगर ट्रेनिंग नहीं करते तो उसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है, वॉक बड़ी ज़रूरी है। ये दोनों में से आप कोई भी चीज़ चॉइस कर सकते हैं। और उसके साथ अगर 100% है, उसमें से 20% आपकी डाइट जो सी ट्रेनिंग है वो डिपेंड करती है जी, 80% आपकी डाइट डिपेंड करती है। ठीक है सर, आपने ऐसे लोग देखे जो 2 घंटे दबदबा के जिम करते हैं, पिक्चर्स भी लगाते हैं सोशल मीडिया पे, फिर घर जाके बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं? देखिए आपके स्टूडेंट होंगे ऐसे। बिल्कुल ऐसे लोग देखे हैं, लेकिन वो देखे हैं जब वो करते हैं तो 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो एक्सरसाइज करके घर जाकर बिरयानी वगैरह खा लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम वापस आते हैं
तो हमें पता चल जाता है कि इसने क्या खा लिया। हाँ ऐसे है ना बिल्कुल ज्यादातर ऐसे है। लोग, सर मैंने खुद भी देखे हैं। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आ रहा था, 15 साल एज होगी उसकी जी। और उसका वेट 100 था। अरे तो उसके वाले साहब उसे लेके आए, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी इसकी एज कितनी है? उन्होंने बताया कि 15 साल का है। तो मैंने कहा इसका वेट इतना इम्प्रूव क्यों है? कहता हमें खुद नहीं पता। मैंने कहा चले मैं आपको बताता हूँ इसका वेट क्यों ज़्यादा है। मैंने कहा पहली बात तो ये खाना नहीं खाता होगा। अच्छा। कहता जी। मैंने कहा दूध भी नहीं पीता होगा। कहता जी। मैंने कहा ये बर्गर, शवारमा, चिप्स और बोतल वगैरह यूज़ करता है। कहता जी। मैंने कहा बस ये इसी की वजह से है इसका। अरे अब 15 साल का बच्चा और 100 किलो वजन हो उसका, ओहो, तो वो आप ये हिसाब लगाएं कि नेक्स्ट अपनी एज में जाके वो क्या बनेगा और क्या करेगा वो इसी। जी। और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी को कह देना कि आपका वेट ज्यादा है, खाते पीते घर से ताल्लुक रखते हैं, भाई खाते पीते ताल्लुक तो रखते हैं, इससे आपको बीमारियां बहुत ज्यादा लग जाएंगे, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी चीज में। इस बारे में भी हम बात करेंगे। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले अरसलान से उनकी खूबसूरत सी आवाज में उनका खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। जो वेलकम बैक जी। ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। हम फिल्म की बात कर रहे थे, ड्रामे की बात कर रहे थे, साथ साथ हम स्टूडेंट की बात भी कर रहे हैं, फिटनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं और सिंगिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं। अरसलान, आपने एक ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, एक गाना, बड़ा मज़ा आया, आप साथ साथ डांस भी कर रहे थे। तो लाइफ को खुश होने के लिए ज़िंदगी में ज़रूरी है एक अच्छी वाइफ का होना। हमें सबक ये हासिल होता है इस गाने से। ये वैसे नहीं, ये सही बात है। नहीं, ये किस हद तक ठीक बात है अरसलान? ये बिल्कुल सही बात है। मैं मैरिड हूँ, आई बिन हैप्पीली मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 10 years। आई गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज। तो मेरा ख्याल यही है कि अगर आप जल्दी शादी कर लें तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सेटल डाउन हो जाती हैं और आपको ज़िंदगी की रियलिटीज़ का जल्दी पता लग जाता है। ज़बरदस्त। तो अच्छा, मेरा तो ज़ाती तौर पर यही ख्याल है कि अगर अच्छा एक लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ भी ये नहीं हो हैप्पीली आपने लिखा, ये डर से लिखा गाना? ये मैंने आपको बताया था, ये मेरा आइडिया नहीं है। लेकिन ये शमसून मखदूम साहब का आइडिया था। उनके पास एक लाइन थी, वेरी हैप्पी हो जाए लाइफ जे घर मिल जाए मैनू वाइफ, तो उसको फिर फर्दर हमने मिलके पॉलिश किया। लेकिन ये बड़ा अपील करता है मुझे तो जी। अरसलान, ये वेरी की बजाय वेरी वेरी कर दें तो आगे वाइफ भी दो दफा कह सकते हैं। सर अब आप 4 दफा में कह वो दीजिए। 8 दफा है बेसिकली, वेरी वेरी जो है ना, तो वो शायद आप सही समझ बिटवीन द लाइंस आपने रीड कर लिया। आपने क्या सबक हासिल किया अरसलान से? वो कह रहे हैं यंग एज में शादी कर लेनी चाहिए, बड़े खुश रहते हैं, देखो स्माइल करे, माशाल्लाह डांस भी किए जा रहे थे और गाना इतना जबरदस्त है उनका, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्रीड हूँ। और इनकी बात भी थी कि हमें मुसलमान, हमें जहाँ मर्जी चले जाना चाहिए, लेकिन एंड पे यही है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम भी मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। तो उसमें भी यही था कि आप जल्द अज जल्द, जब आपको लगे कि आप यंग हैं, अब स्टेप, अब लेकिन वो दौर नहीं रहा। 30-35 साल की एज मायने को नहीं रखती। तो ये जितनी जल्दी हम कर लेंगे उतना बर्डन हमसे कम हो जाएगा और हम अपनी एक लाइन को जल्द अज जल्द चूज कर लेंगे और जब आप पे जिम्मेदारियां पड़ेंगी खुद ब खुद आप सीधे हो जाएंगे। ठीक हो गया। अरसलान कुछ कहना चाह रहे हैं? मुनीम की बात से मुझे मतलब मैंने जल्दी शादी क्योंकि ये बताना चाह रहा हूँ और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ तमाम वालदैन के साथ भी और बच्चों के साथ भी कि मैं बड़ा क्लियर हेडेड था बचपन से। मतलब मैं ना ज़रा थोड़ा बड़ों की तरह सोचा करता था। तो जब ऑब्वियसली व्हेन आई वाज 19-20 तो मेरा उस वक्त ये ख्याल था कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ स्ट्रगल करना चाहिए उसको, कि जिस वक्त आप बन रहे हैं वो आपके, फिर जब आप लोग मिलके कुछ अचीव करते हैं तो आपकी एक कंबाइंड अचीवमेंट होती है और आपको मजा आता है उस चीज़ का। जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में तो फिर तो कोई भी आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है ना, कोई भी अपनी बेटी आपके साथ ब्याह सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी एटलीस्ट तालीम पूरी हुई भी हो ताकि जो बेटी के वालिदैन है उनको नजर आ रहा हो कि यार ये बच्चा क्या इसकी डायरेक्शन है,
जिम्मेदार और जिम्मेदार है, होना भी जरूरी है, जी। वो सब जरूरी है, लेकिन स्टिल 30-35 तक बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। वंस आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाए, आप जैसे ही थोड़े से कुछ कमाने के काबिल होते हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। गाड़ी, घर, हर चीज बन जाती है, और उसका मजा तभी है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ उस स्ट्रगल में शामिल हो तो फिर उसका अरे, आपको मजा है। अदरवाइज तो फिर आपके साथ कोई भी शादी कर सकता है जब आपके पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ आ गया तो मेरा ये चीज वो में कहते हैं मानना ना, है। एक मर्द के पीछे एक हाँ जी। औरत का हाथ होता है, कामयाब मर्द के पीछे, और इस्लाम ने प्रूव भी किया बहुत है। अच्छी बात क्योंकि माशाल्लाह से ये बार बार कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, वरना बहुत कम मर्द हज़रात ऐसा कहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। धारा आपसे एक पूछ, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत और एक नाकाम मर्द के पीछे बहुत सी औरतें। ये सही ये है। बहुत सच अच्छी है। बात की है यार। क्या ये बात भी है? सच है सर, ये भी सच है, होपफुली सबने ये पॉजिटिव लिया होगा, ये भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब फ्लर्ट वाले बंदे जो होते हैं ना, उनको कह रहे हैं। ज़ाहरा, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि रिलेशनशिप की बात हो रही थी, शादी की बात हो रही, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ मेरे साथ थी जब मैंने स्ट्रगल किया और अल्लाह ने अब इतना नवाजा है कि वो खुश हैं। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है कि हम छोटी छोटी चीज़ पे, क्योंकि हम ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख लेते हैं, हम उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, खुदा ना खासा अगर वो आपकी पूरी नहीं होती तो हम फ़ौरन से एक चीज़ बोलते हैं कि सेपरेट हो जाए। तो आपने देखा ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं? हाँ ऑफ कोर्स यार, मतलब अब जैसे जैसे से टाइम चेंज हो रहा है, देखिए ना, अब हम अपनी इंडस्ट्री को देखें, अपना सोशल सेटअप्स को देखें, एजुकेशन को देखें, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। तो इसी तरह रिलेशनशिप्स भी चेंज हो गए हैं, हम लोगों के थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गए हैं ना, सबसे पहली बात है जी। सोच के जाविये बदल गए हैं। पहले तो हम सोचते नहीं थे, मतलब बड़ों ने सोचना होता था, यू नो, दे डिसाइडेड, और उसके बाद वो अच्छे बुरे के जिम्मेदार भी होते थे। बिल्कुल। अब हर कोई अपनी अपनी जगह पे सोच रहा होता है, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होता बिल्कुल। है, तो एट द एंड कोई भी नहीं उठा पा रहा होता। जी। तो अभी क्योंकि थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गए हैं हम लोगों की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं कोई लेता, और अगर कोई लेता है तो वो फुलफिल नहीं हो रही होती हैं, तो इश्यूज तो आ रहे हैं ये रिलेशनशिप। बिल्कुल। तो अच्छा ज़ाहिरा, इसे कैसे कम किया जा सकता है? अगर खुदा ना खासा आपने ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख लिए, उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा ली शादी से पहले, और अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आते रहते हैं, तो किस तरह से मैनेज करना चाहिए वाइफ को और हस्बैंड को? किस तरह से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का जो है ना, सारी उम्मीदें लगाई शादी के बाद जाती हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चियों की तरबियत इसी तरह की जाती है कि अभी तुमने कुछ नहीं करना, शादी के बाद देखना, अपने घर जाके कर तुमने ये नहीं करना, शादी के बाद शौहर कराए तो ठीक है। अब वो बच्ची जो है ना, उसने सोच लिया है कि शादी के बाद इज समथिंग, कोई ऐसा फेरी लैंड होगा जहाँ पे आई विल फुलफिल माई ऑल ड्रीम्स, यू नो, एंड नाउ शी स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट द आफ्टर मैरिड लाइफ। अब आफ्टर मैरिज लाइफ जो है, उसे वो पता ही नहीं है कि यार वो तो जिंदगी और है, मतलब वो जिंदगी है कि जिसमें ड्रीम्स हैं ही नहीं, यू हैव टू बी फेस एवरीथिंग इन रियल लाइफ, यू नो। तो अब उसमें क्या होगा कि बच्ची जिसने तो अब जिंदगी का स्टार्ट ही ये हुआ था कि बस दिस इज अ प्लेस, माँ बाप के घर, जहाँ पे आई एम जस्ट फुलफिलिंग माई यू नो रूटीन मैटर्स और एजुकेशन, और उसके बाद जो मेरी शादी के बाद की जिंदगी है वो है कोई लाइफ। अब दूसरी तरफ जो आजकल के लड़के हैं, उनका भी कुछ यही है। देखिए ना, अब मर्द और औरत में आई मीन कुछ ये नहीं है कि आप कहें कि मर्द इज अ सुपर ह्यूमन, कि वो आपको प्लेट में या हाथ में रख के देगा। जैसे अरसलान ने भी बड़ी अच्छी बात की ना, कि मिलके दोनों ने एफर्ट करनी होती है। बिल्कुल। तो हर स्टेज पे मिलके ही करनी होती है। अब होता क्या है कि जब शादी होके लड़की जाती है, तो लड़के ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा होता है कि अब यार शादी होगी तो मेरी लाइफ ने सेटल होना है। वो खुद, और मोस्ट ऑफ जो केसेस हैं, इश्यूज जो मैंने देखती हूँ अपने नॉर्मल उसमें प्रैक्टिस में, कि लड़के भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं कि यार मैं शादी के बाद ही चेंज होऊंगा। अब जब कुछ ऐसा केस आता है तो उसमें तो फिर जो ख्वाब बहुत ज्यादा से देखे हुए होते हैं वो तो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं, और फिर फौरन से क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब एक रीजन ये भी है क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक रीजन ही है, काफी बड़ी रीजन ये है कि हम बच्चों को एक रियल बेस पे प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। ठीक है, कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अच्छा, जहाँ इसका मतलब है कि शादी से पहले लड़की और लड़के दोनों की काउंसलिंग करनी चाहिए, उन्हें रियलिटी बतानी चाहिए कि फेरी टेल से वापस आ जाइए, फिल्म्स आपने बहुत देख ली है, रियलिटी ये है, आपको मेहनत भी करनी है, सब कुछ करना, जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त
आएगा आपने साथ रहना है, बजाय कि इस चीज के आप पेरेंट्स को बच्चों को रियलाइज कराना है काउंसलिंग क्या मतलब सबसे दुनिया की बेहतरीन थेरेपिस्ट तो माँ होती है। अब हमारी दादियाँ नानियाँ वाज नॉट PhD स्कॉलर्स, दे वर नॉट थेरेपिस्ट, दे वर नॉट साइकोलॉजिस्ट ना, बिल्कुल। लेकिन ये है कि बड़े गाँव के चौपालों पे बुजुर्ग होते थे ना, दे वर द थेरेपिस्ट। तो सबसे बेहतरीन थेरेपिस्ट तो माँ है। माँ को बच्चियों को रियलाइज, आजकल की बच्चियाँ अनफॉर्चुनेटली बड़े फख्र से कह रही होती हैं कि जी मैं तो किचन का काम नहीं करूँगी, मैं तो ये नहीं करूँगी, या मैं इतने रिलेटिव्स में ये इतने बड़े घर में नहीं जाऊँगी। तो इट्स अलार्मिंग। माँ के लिए ये जो है बड़ी जगाने वाली सिचुएशन होनी चाहिए। और हम बस सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको इस बात में। अच्छा, फिर होता है क्या कि माँ बाप ऐसा ही लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं जो अब हमारी बेटी को खुश अकेला हो, लोगों की डिमांड होती है। अब जो वो अकेला लड़का होगा ना, फिर उसके भी आपके पता है प्रॉन्स एंड कॉन्स, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स तो होंगे ना, मेरिट डिमेरिट्स तो उसके भी हैं। तो फिर वहाँ के पे जो है वो रिलेशनशिप फेलियर स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, रिश्ते टूटने की बात हो रही थी कि किस तरह से बचा जा सकता है। तो बात करते सर, शायर के बारे में ये कहा जाता है कि मोहब्बत में नाकामी या दुखी होना ज़रूरी होता है। सर, किस हद तक सदाकत है इस बात में? जो दुख है वो एक लाजवाल मादा है, इसलिए कि आप देखें, अगर तसव्वुफ़ के हवाले से देखें तो जो वहदतुल वजूद है, पैंथीज़म, उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब लोग एक वक्त अल्लाह ताला की ज़ात में मौजूद थे। एक वक्त ऐसा आया कि उसने सोचा कि मैं ज़ाहिर करूं अपने आप को, तो उसने इस दुनिया को बनाया और फिर उसमें इंसान भी बनाया, अपने से अलग कर दिया। अब तमाम चीज़ें वापस उसी ओरिजिन की तरफ जाना चाह रही हैं। ये जो सारा सफ़र है, हाँ जी, ज़िंदगी का, ये सारा बैक टू द ओरिजिन का सफ़र है। वो मैं अक्सर यहाँ अल्लामा इकबाल का एक शेर इस तरह के मौके पे कोट करता हूँ कि बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। कि इंसान को आपने बाग़े बहिश्त से निकाल दिया, अपने से अलग कर दिया। अब दुनिया के मसाइल तो और हैं, ये दुनिया हमने बनानी भी है, इस दुनिया को हमने सजाना भी है, इस दुनिया पे हमने हंसना भी है और इस दुनिया पे हमने रोना भी है, तामीर भी करनी है, तखरीब भी करनी है, सोचना भी है। हमारी जान पे दोहरा आज़ाब है मोहसिन कि देखना ही नहीं, हमको सोचना भी है। तो ये इंसान का जो दुख है, ये तो अज़ल से हमारे साथ है और ये ख़त्म तभी होगा जब ये दोबारा विसाल का मौका आएगा। तो ये है वहदतुल वजूद का अकीदा सादा तरीन अल्फाज में। हम शायर लोग भी यही समझते हैं कि अगर दुख ना हो तो कह की तो उम्र ही कोई नहीं है। आप रियल लाइफ में भी देख लेना, हंसी की उम्र नहीं है। इंसान 24 घंटे में आखिर कितना हंस लेता है। ज़्यादातर अपने ख्यालात में, अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में, बिछड़े हुए रिश्तों पे, अपनी नाकामियों पे उदास रहता है। तो इंसान का जितना मर्जी हम मोटिवेशनल टॉक कर लें, जो मर्जी कर लें, हम अहद कर लें कि हमें खुश रहना है, डेल कार्नेगी छप जाता है और डी बोनो छपा होता है वगैरह वगैरह, ये सब आपको खुश रहने के तरीके बताते हैं। ये काश ये बताना शुरू कर दें कि गम भी एक ताकत है, गम को ताकत बनाएं। जितने लोगों ने दुनिया में तरक्की की है, उन्होंने गम से वो शिकस्ता होने की बजाय वो उठ खड़े हुए, उन्होंने गम को ताकत बनाई। खुद इंसान की इब्तिदा पे देखे ना, इंसान इब्तिदा में जब इस दुनिया में आया तो दुखी था, दुख था उसको, और उसने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने जुल्म किया अपने आप पे, हमें दुख है, हमें बख्श दो। तो नहीं, खुदा ने कहा कि बस फिर ये दुनिया है तुम्हारे लिए, अब इसको तामीर करो, इसको बनाओ, इसमें रहो, इसको सजाओ, डेकोरेट करो इसको। तो ये फिर इंसान ने गम को ताकत बनाया ना, और इस दुनिया को क्रिएट किया। ये दुनिया जिसमें इतने खूबसूरत फूल हैं, परिंदे हैं, लोग हैं, और अल्लाह ने फिर अशरफुल मखलूकात बनाया हमें, तो गम को ताकत बनाया ना हमने। तो इसी तरह जो आपको गम मिलता है उसको ताकत बनाए, हम भी गम को ही ताकत बनाते हैं और शायरी लिखते हैं। और हम ये समझते हैं, यही वजह है। आप देखें कि मज़ाहिया शायर बहुत कम है, बहुत कम है। जो संजीदा शुआरा हैं वही हमेशा रहेंगे, वही हमेशा रहते हैं। वो पीबी उसने शैले ने कहा था ना, शैले ने, उसने कहा कि जो आफाकी है, जो लाफानी है, वो नाला है, वो आहोजारी है, वो रहती है। तो दुनिया भर का जो 95% 96% अदब जो लिटरेचर है वो सारा आहोजारी है। आहोजारी के कई लेवल्स होते हैं। मतलब बच्चे का खिलौना टूट जाए वो रोता है, बिल्कुल। हम बड़े हो जाते हैं, हमसे कोई रिश्ता बिछड़ जाता है, हम रोते हैं उस पर। लेकिन जो बड़ा इंसान है, वो कहते हैं ना कि छोटे लोग लोगों को डिस्कस करते हैं, दरमियाने लोग इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपका आइडिया
कहीं पे दुनिया में पिट रहा हो, जी। आपके आइडिया को मार पड़ रही हो, तो ये भी तो आपको एक दुख देगा ये वाली बात, ये वजह बनेगी आपके गम की। अल्लामा इकबाल का जो गम है, क्या वो एक आम बेड पे पड़े हुए मरीज के गम के बराबर हो सकता है? वो कभी भी नहीं हो सकता। एक आम बंदे का थैला गिर जाए और एक शायर के सामने उसकी कौम उजड़ जाए, इनका दुख बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन है दुख, नोयत मुख्तलिफ है, लेकिन बुनियादी तौर पे मादा एक है, मैटर एक है, ये है दुख। तो इसलिए शायर तो भाई बनता ही दुख से है, ये इसका जवाब है। शायर और दुख लाज़िम मलज़ूम है। सिर्फ ये नहीं है कि मोहब्बत में नाकामी है तो वो शायर है, ऐसा नहीं है। मोहब्बत किससे? मोहब्बत किससे? ये बात है, वतन से, किसी हीरो से, किसी इंसान से। हमारे यहाँ पे जो मोहब्बत का एलिमेंट है जी, मोहब्बत का लफ्ज ज़हन में आते साथ ही एक औरत और मर्द का आता है, जबकि मोहब्बत मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे जो मुकद्दस रिश्ता है वो एक मोहब्बत है। मोहब्बत सबसे पहली दरसगाह आपकी माँ से आपकी जो है, उसके बाद आपका मतलब औलाद से, और सबसे बड़ा आपका जो रब से एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो बाकी तो चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल। आज एक कॉन्सेप्ट हमने गलत किया है जी, शायर सिर्फ मोहब्बत में नाकामी की वजह से अच्छा शायर नहीं होता। हाँ, दुखी होना जरूरी है, और दुख के दिसंबर की शायरी की आप बात करें ना, हाँ? दिसंबर की शायरी की बात करें तो वो मोहब्बत के हो सकती है। नहीं, वो एक हमारे सोशल मीडिया पे भी शायर होते हैं ना जो दिसंबर में काफी एक्टिव हुए होते हैं, सर आपने देखा होगा, एक जबरदस्त सा म्यूजिक पीछे चल रहा होता है और एक शायर माशाल्लाह से काफी अच्छा पढ़ रहे होते हैं माजरत के साथ। जी सर, आपसे बात करेंगे सर, किस तरह से आजकल सिक्स पैक बनाने है जी, फिट बॉडी करनी है, किस तरह बनाई जा सकती है विदाउट कोई मेडिसिन, स्टेरॉइड वगैरह लिए बगैर? बेसिकली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चल रहा है स्टीरॉइड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा। पहले बॉडी बिल्डिंग जो थी वो बहुत इजी थी, अब बहुत टफ हो गई है। पहले तो इंसान घर में खुराक खाता था, बॉडी बिल्डर बन जाता था, अब बेसिकली बहुत महंगी हो गई है। और स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से सबसे महंगी बॉडी बिल्डिंग है। बिल्कुल सबसे महंगी। हाँ। जो पहले हज़ारों में थी अब लाखों में हो गई है। अरे, क्योंकि ट्रेंड ये चल पड़ा है कि आजकल लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, और स्टीरॉइड्स लड़का नहीं लेता, उसका जो कोच है वो जो प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। वो उसे कहते हैं कि जी आप बहुत जल्दी बन जाएंगे। हाँ, और बताते भी है कि हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे भी खरीद सकते हैं। वो ये चीज़ है कि आप बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे, बहुत जल्दी आपका जिस्म बन जाएगा, आप दिनों में बन जाएंगे। और इसमें थोड़ा सी लड़कों की भी गलती है, लड़के चाहते हैं कि हम जल्दी बने, लड़के चाहते हैं कि हम जैसे जिम में एंटर हुए हैं तो हम बाहर निकलें तो हम सुलेमान खान, आमिर खान ये बन के निकले। ठीक है। तो ये चीज़ है कि लड़कों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो जिम में जाते हैं तो कोई अच्छा कोच पर लें अपना, और कोच से अपनी डाइट के बारे में पूछें। लेकिन ज़्यादातर लड़कों की ये कोशिश है कि हम बहुत जल्दी इम्प्रूव करें, और वो जैसे ही इम्प्रूव करते हैं वो ज़ाहिर बात है कि एक स्टीरॉइड्स है वो आपके जिगर पे, आपके गुर्दों पे वो इफेक्ट कर जाती है, और कुछ जल्दी कर जाती है, कुछ लेट करती है। और अब एक लड़का है, उसकी उम्र है 20 साल, अगर वो स्टीरॉइड लेता है तो वो 35 से 40 साल का लगता है जी। क्यों? कि उसकी ग्रोथ इंप्रूव होनी है। ठीक है। तो जब ग्रोथ इंप्रूव होनी है तो हिसाब लगा लें, एक ग्रोथ जो चाहिए है वो सालों में इंप्रूव होनी है और एक महीनों में होनी है। अरे, तो उसने इस चीज़ को नुकसान देना। तो मेरा तो यही है ब्रदराना मशवरा सबसे, मेरे भाइयों से, कि सब इस चीज़ से बचें, नेचुरली ट्रेनिंग करें, अपनी डाइट अच्छी लें। अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें दी हैं, इतनी प्रोटीन्स है हमारी अल्लाह ताला की चीज़ों में, फल में, सब्जियों में, गोश्त में, लेकिन हम इन चीज़ों को छोड़ कर हम कहते हैं कि हम जल्दी इम्प्रूव कर लें। और सबसे जो चीज़ मैं जो चीज़ यहाँ पे फौरन मेरे ज़हन में कि बच्चे इतना लो सेल्फ स्टीम से ऑपरेट कर रहे होते हैं बेसिकली, जो बहुत जल्द पे बात करते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स बहुत से बिल्कुल ऐसे ही है, दे आर सफरिंग मतलब विद लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स। दोस्तों ने बताया मैम ये स्टीरॉइड ले रहा है, जिम जाता है। बेसिकली बात है कि वो हमारी जो एक कौम है ना जी, ये हर एक के पीछे लगने वाली है। मैंने कहा ना कि मैंने यार वो गोली खाई है, मैं इससे इम्प्रूव हो रहा हूँ, उसने कहा ना यार मुझे भी दे दे, लेकिन उसे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो गोली कितनी इफेक्ट करती है। अब हर बंदे का अपने का जिस्म का एक लेवल है, हर चीज डिफरेंट है जी जी। अब मैं वो चीज लेता हूँ, मुझे वो इफेक्ट करती है जी, आप वो लेंगे आपको इफेक्ट नहीं करेगी, वो आपको नुकसान देती है। वही ना एहसास है कंपनी का शिकार लोग ज्यादा जल्दी बता सकते हैं कि नेचुरल खुराक के साथ कितने अरसे में बेहतरी आ जाती है या कुछ? अगर आप नेचुरली खुराक लेते हैं तो मैक्सिमम ये 1 साल का कोर्स होता है आपका।
अब जो कि बहुत ज्यादा टाइम जैसे नहीं ये है, एक मैम साल है, तो वेट किया ही जा जैसे सकता है। ये बिल्कुल। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपके 1 साल के बाद पेपर होते हैं, ऐसे है। तो ये भी पेपरों वाला हिसाब है हमारा। बिल्कुल। हमारे पास स्टूडेंट आता है, हम उससे कहते हैं 1 साल लगेगा, हाँ जी। आपकी इंप्रूवमेंट होगी और इंशाल्लाह जरूर होती है। अब ये कहो कि मैं अभी गया हूँ तो अभी बाहर हूँ तो मैं बॉडी बिल्डर अगर बन जाऊँ, आर्टिफिशियल डाइट से तो कितनी देर में हो जाती है आपकी बॉडी? आर्टिफिशियल डाइट जो सी है उसमें इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होती है। जो आपकी नेचुरली डाइट है वो टाइम पीरियड ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि वो एक नेचुरली डाइट है और वो एक स्टीरॉइड्स है। जब स्टीरॉइड्स आपने लेनी है वो आपको दिनों में महीनों में इंप्रूवमेंट देती है। इसका एक ये भी तो रीजन आ गया है कि हम एक दूसरे को जज बहुत करते हैं। अगर जैसे कि माशाल्लाह वो हैं, अब मेरी भी ख्वाहिश होगी कि यार मैं इस तरह फिट क्यों नहीं हो सकता, ये टी शर्ट मुझे क्यों नहीं फिट हो सकती। बिल्कुल। अब वो ये स्ट्रगल नहीं देखेगा। ऑनेस्टली मुझे भी, मैं कर रहा हूँ तो कहूँगा यार मैं ऐसा नहीं हो सकता, जितना इल्म उनके पास है मैं ना ले लूँ, उनके साथ जुड़ जाऊँ। तो ये नहीं देखूंगा कि वो 35 साल है, 40 साल है, तो वो जो अरसा है ना वो नजर नहीं मुझे आएगा। बेसिकली यही तो कम हमारे जो ये इशू स्टूडेंट बहुत है बनता ना, जा रहा है। अब आप एक सलमान खान है उनकी बात ले रहे बिल्कुल ऐसे वो लोग देखते हैं अब उसकी उम्र कितनी है, ऐसे अब हमारी उम्र कितनी है, तो जो हम देखेंगे हम कहेंगे उसके जैसा बन जाए। और कैसे हमारी बन एज में वो भी ऐसे ही थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही थे। ये देखने से पता चलता है लेकिन ना आपको। लेकिन ये कुछ टीचर जो उनसे होते हैं उन्हें सोचना चाहिए और जो स्टूडेंट है उन्हें सोचना चाहिए। ऐसा है। टीचर को ये बताना parents चाहिए कि के बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये नुकसानदेह है, आप इससे बेहतर है ये चीज़ें प्रोवाइड जी। करें, अपनी डाइट अच्छी करें, जी। उससे इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन हमारे उस्ताद भी कुछ ऐसे हैं, वो कहते हैं कि पैसे आते किसे किससे बुरे। बुरे लगते हैं। ठीक है। और ये trend वो जो एक चीज़ होती है Commercial 5,000 की, वो उन्होंने 10,000 की देनी है। ओहो ओहो। वो ये तो- चीज़ है कि ये अब जो सी बॉडी बिल्डिंग है ना, वो पहले थी मेहनत की, अब मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब अच्छा। आप अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो वो लगाया, आपने आधा घंटा ट्रेनिंग करनी है बस। ओहो, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं इसमें? वो स्टीरॉइड्स में जाते हैं इंजेक्शन, ठीक है। वो लगाते हैं। वो जब फिर एक लिमिट से हिसाब से लगाते रहते हैं, वो महीनों में 2 महीनों में इंप्रूवमेंट हो जाती है। ओहो हो। और दूसरा ये जैसे ये भाई कह रहे हैं, ये देखें कहेंगे यार इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट कैसे हो गई, उसने कहना मैंने ये लिया, अच्छा चल मुझे भी दे। हाँ, अब उनकी फौरी फिजिक्स रिजल्ट, हमें हर वो चीज सब फौरन चाहिए, फौरन चाहिए। वेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक। अरसलान, आप जिम करते हैं हाँ जी मैं करता हूँ। तो आप नेचुरल हाँ डाइट जी लेते बिल्कुल, हैं? मैं बिल्कुल जी, मैं तो बहुत शदीद खिलाफ हूँ इस सारी चीज़ों के। आप नेचुरल प्रोटीन की इतनी फॉर्म्स हैं, आप यू कैन यूज एग्स, यू कैन यूज बनानास, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ जी, गोश्त और रेड मीट बहुत अच्छा प्रोटीन का वो है। तो ये है कि, और आपको एक ये भी बात मैं बताऊं, मैं अभी अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है, जिन्होंने स्टेरॉइड्स के थ्रू अपने आप को बिल्ड किया हुआ होता है, उनकी फिजिक उतनी वैसी नहीं लगती जिनकी जो नेचुरल होता है। कि जब यू टेक ऑफ योर क्लोथ्स तो जो आपके कट्स और वो सारा कुछ जी। जितने मस्कुलर आपका जो नेचुरल कट्स आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। जबरदस्त। मतलब मुझे जाती तौर पर पसंद है। सबसे बड़ी बात है स्टीरॉइड्स से ना हाँ जी इंसान के बाल गिर जाते हैं जी, सर। बाल गिर जाते हैं, कोई चेहरे पे problem बुढ़ापा आ हो जाता है, जाता है, आपके बुढ़ापा चेहरे पे आती है। जैसे वो कह रहे थे 20 साल का बच्चा 35 साल का लगना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ होती है ना। तो इसके लिए अवेयरनेस बड़ी जरूरी है ना सर। जो जिस कोच के पास जा रहे हैं आप, जिम में बड़े बड़े चार्ट लगाइए, बताइए इसके साइड इफेक्ट क्या है। लेकिन वो क्यों क्योंकि बताएं, देखिए- उनको पैसे आ रहे ये हैं। बिल्कुल Factor वैसे ही of होता है awareness। कि जैसे वो ये हमारे हम लोग ब्रायलर मुर्गियां खाते हैं ना, कि वो कुछ चंद हफ्तों का चिक अब होता जो है, ब्रायलर तो मुर्गी देखने में आपकी इतना वो बड़ा लग रहा होता है। 30 दिनों में तैयार होती है। ऐसी है 24 में ये भी ब्राइलर 30 दिनों में, ये ब्रायलर वाले हिसाब है। बिल्कुल। आप और एनिमल bodybuilder स्टफ्स बन वगैरह जाते होता हैं है जो हम गाय को टीका लगाते हैं, वो लगते हैं बॉडी बिल्डर्स को। अस्तगफिर। ठीक है, जी, लेकिन चीज़ों से ये बचिए, सिर्फ खुद को बेसिकली fit जरूर रखिए। ये हमारे लड़कों को सोचना चाहिए कि अगर वो चीज ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है, ये चीज lack है। of awareness actually हाँ, we need to बिल्कुल give them the awareness regarding every और बिल्कुल। ये सबसे चीज माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि अगर उसका बच्चा जिम जा रहा है तो उसकी पैरवाई करनी चाहिए कि ये क्या ले रहा है, ये कौन से उस्ताद के पास ले रहा है, ये स्टफ कौन सा ले रहा है, ये सप्लीमेंट्स कौन सा ले रहा है, ये क्यों ले रहा है। और सारा, और आजकल बच्चों के पास गूगल है, आप गूगल कर सकते हैं, हर आपको चीज़ पता चल research जाता मार है सकते साइड हैं। इफेक्ट क्या है। बिल्कुल। आप इतने भी वो बच्चे ना बन जाएंगे अगर आप- जो आप दूसरों को देके करें, आप करना शुरू कर आप देते रिसर्च हैं। करें, हर चीज का उसका फायदा भी बताएंगे, नुकसान भी बताएंगे ठीक आपको। हो क्या, इस बारे में भी बात करते हैं। फिट रहने का मतलब ये नहीं कि आप कितने बॉडी बिल्डर हो, फिट रहने का मतलब आप सेहतमंद कितने हैं। सेहतमंद रहिए, और जो भी मतलब है करिए, कि सेहतमंद रहिए। आपकी आप- फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपने जी। कपड़े पहने, ये नहीं कि नजर आना चाहिए। हाँ। कुछ चीजें होती हैं जो कपड़ों में छुपी होती बड़ी हैं। डरा देने वाली ये बात चीज़ हुई, है। इन्होंने कहा गाय वाला जो इंजेक्शन है वो भी लगा वो भी लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। सुन के। तो अरसलान, आप खूबसूरत सा कोई गाना सुना दीजिए।
वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत जी शुक्रिया। आप ये शाहीन, तो आप ना इंजेक्शन मत लगाइए खुदा के लिए। हाँ, ये सेहतमंद इत्तेफाक से गाना बहुत देखिए ज़्यादा जी, आपने बेहतर है। कितना जबरदस्त तरीके से बताया। सर क्या कहेंगे आप इनके गाने के बारे में? बहुत अच्छा और बहुत एनर्जी है और गाने में ही इज अ प्लेजेंट पर्सनालिटी हाँ, हिमसेल्फ। तो he is, ये एक माशाल्लाह। बड़ी ऐड करती है चीज़ ना कि जितना आप बिल्कुल। लाइवली हैं उतना आपका फन भी लाइवली होने Lively का होना इम्कान चाहिए। होता है। बिल्कुल। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा अरसलान से सुन ये गाना लिखा ही मैंने अपनी यूथ के लिए बेसिकली, और जो हम इकबाल के शाहीन हैं उनसे बेसिकली Okay. इंस्पायर होके जो है ये उस कॉन्सेप्ट के वेरी ऊपर लिखा नाइस, हुआ है गाना। जबरदस्त। अब आप बताइए, आप अपनी बुक्स में से कौन सी शायरी जो है हमें सुनाएंगे? और आपकी नई बुक भी आ गई है, जी, तो नई अपनी बुक बुक के है। बारे में भी हमें बताइएगा। जी, नई किताब मेरी आई है बिनाई के बैन, जी। और इसको अल्लाह ताला ने बड़ी पजीराई से नवाजा और माशाल्लाह। इंडस्ट्रियल इनाग्रेशन इसको मिली जी। इस्लामाबाद में पिछले साल। तो जबरदस्त। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। पूरे पाकिस्तान से 3-4 किताबें ही मुंतखब होती हैं जिसको फिर हुकूमत पाकिस्तान लॉन्च करती है प्रॉपर्ली इस्लामाबाद में। तो ये दिस बुक वाज वन ऑफ दैम। अच्छा, तो माशाल्लाह। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। आप चूंकि पंजाबी आपने बताया कि पसंद करते हैं, हमारे कैमरामैन भाई अब्बास साहब ये भी फरमाइश कर रहे थे। जबरदस्त उन्होंने जबरदस्त। फरमाइश की तो मैं आपको पंजाबी की 4 लाइनें उसके जरूर। बाद टप्पे जरूर। पेश करता हूँ। जरूर। हथ मेरे च तेरियां लीकां, हथ मेरे च तेरियां लीकां, एक एक लीक च लख उडीकां, और तेरे बाजों दिन दे चानन राती उठ उठ मारन चीकां। अरे वाह, तेरे बाजों दिन दे चानन राती उठ उठ मारन चीकां। आपकी फरमाइश है तो आपको कुछ पंजाबी के टप्पे, जरूर ये मैं आपकी मदर को और हमारे कैमरामैन अब्बास जरूर। इनको मैं डेडिकेट करता हूँ। जरूर। मोती 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 मोती, वेले दी मैं कंध टप के तेरे वेड़े ही चान खलोती। अरे वेले दी मैं कंध टप के तेरे वेड़े ही चान खलोती। मोती मोती मोती, तोता तोता तोता, ऐसे पिंड आन वसिया। तोता तोता तोता, ऐसे पिंड आन वसिया जिथे डिगर नू पै जाए सोता। अरे तोता तोता तोता, मेहंदी मेहंदी मेहंदी, मेहंदी मेहंदी मेहंदी, भा अकलापे दी मेरी हिक नू साड़दी रहंदी। मेहंदी मेहंदी मेहंदी। ये टपास देखिएगा। गोली गोली गोली, अरे गोली गोली गोली, जग कोलों क्यों संगना है, मेरा नाम क्यों लेना है होली। अरे गोली गोली गोली, जग कोलों क्यों संगना है, मेरा नाम क्यों लेना है होली। आरी आरी आरी, आरी आरी आरी, वेले च तरेड़ पै गई जदों तकिया तू जांदी वारी। अरे आरी आरी आरी, हाय हाय हाय, उस भी मर जाना। हाय हाय हाय, उस भी मर जाना जिदे रूप तो चन शर्माए। अरे हाय हाय हाय। वाह वाह। और आरा आरा आरा, ये शायद यूनिवर्सिटी के लोगों को पसंद आए। आरा आरा आरा, तेरे काले वाला तो मैं वारा चानन सारा। आरा आरा आरा, सोना सोना सोना, सोने थे लख होने मेरे यार जिया नहीं होना। सोना सोना सोना, और घेरे घेरे घेरे, घेरे घेरे घेरे, मौत दे खूह अंदर जिंद लांदी पई है फेरे। घेरे घेरे घेरे, मोती मोती मोती, वेले दी मैं कंध टप के तेरे वेड़े ही चांद वेरी खलोती। नाइस, जबरदस्त, वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त,
वाह वाह, बहुत मेहरबानी। आप लोगों को बहुत समझ आई, मुनीब को बहुत समझ आई, बहुत एक्साइटेड हो Honestly, फनकार है ना अंदर से नहीं, बहुत ही ऐसी अच्छा है। उनका अंदाज ही इतना वो है, मतलब बहुत ही आम अंदाज में उन्होंने बात की, कोई जबरदस्त। लफ्ज सर, ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। वेरी नाइस, वेरी बहुत ही नाइस। जबरदस्त। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ आपकी शायरी में निखार आना शुरू हो जाता है? जी यकीनन यकीनन, ये जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है। जी। आप जिस भी शोबे में हैं उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, और सीखने के बाद जितनी ज़्यादा पॉलिश करेंगे उतना ज़्यादा निखरता चला जाएगा। हम ये कहते हैं कि जो शायरी है ये यानी फ़न की जो सलाहियत है, ये अल्लाह ताला ने, ये खुदा ने फैसला किया है किसको अरे, देनी किसको नहीं देनी, लेकिन ये इंसान का फैसला है कि उसको जो वदियत है उसको पॉलिश करना है कि नहीं करना है। पॉलिश कैसे करें? बहुत सारे वो अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, कोई साहिर जैसी नज़्म क्यों नहीं कहता, अरे कोई ताजमहल क्यों नहीं बनाता। सलाहियत तो अल्लाह ने सबको दी होती है, तो ये बात है कि आपके पास सलाहियत है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसकी ग्रामर सीखें। जैसे मुनीब एक्टिंग करते हैं, अरसलान सिंगिंग करते हैं, तो इन दोनों ने ग्रामर अगर ना सीखी होती तो ये इंप्रेसिव ना होते, या हम इनकी बीट के ऊपर ताली ना बजा रहे होते, ये एक सुर से फुदक के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में राग मिक्स कर रहे होते, तो हम कहते कि भाई आपने बेसिक अप्रेंटिसशिप जो होती है उसके साथ आपने की है दगाबाजी। गो एंड लर्न फर्स्ट। इसी तरह मुनीब को अगर वो 9 रहस पता नहीं है, जो एक्टिंग के 9 रहस होते हैं, या जो माइजनर मेथड है, या जो स्टेनिस्की ने बताया मेथड, हमें मेथड एक्टिंग क्या होती है, अगर उसके बारे में पता ना हो तो अदाकार नहीं हो सकता। मतलब एक छोटी सी बात शायद मुनीब को पसंद आए, मेरा एक स्टूडेंट था थिएटर का, मैंने कहा आपने मतलब मैं उसको थिएटर सिखाता था, इस तरह दिस इज हाउ यू आर सपोज टू परफॉर्म ऑन थिएटर, आपकी आवाज इतनी उसकी थ्रो होनी चाहिए कि आखिर तक बंदा सुने। याद रखें कि थिएटर में क्लोजअप की फैसिलिटी नहीं है, लिहाजा, और इसी तरह साउंड की फैसिलिटी नहीं है, आपने जो विस्पर भी करना है वो आखिरी बंदे तक सुनाई देना चाहिए। तो ये चीजें हम बताते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो कहता है सर हम ऊंची बोल के प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा ना, 2 तरह की आवाजें होती हैं, एक होती है रगी जो हमने सैयद नूर से सीखा, और एक होती है टिड्डी जो शाहरग से आवाज आती है उसकी थ्रो कम, और जो आपके पेट के अंदर से आवाज आती है उसकी थ्रो ज्यादा। तो नूर जहां वो गुलूकारा थी जो पेट से गाती थी, और देखे कि वो सरापा खुद नगमा थी वो खातून। तो इसी तरह वो कहते हैं कि हम थिएटर के बंदे को सिखाते हैं कि पूरे पेट से गाओ, और पेट से बोलना है, उसके लिए कहते हैं कि वो पूरी जुबान बाहर निकाले और पूरा सांस बाहर निकाल के आ की आवाज निकालें। देखें वो आ तो ऐसे 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, इसको लेंथन करें, इसको बड़ा करें, यहाँ से प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है, इतनी मुश्किल प्रैक्टिस है जी किसी भी आर्ट की। मुनीब से पूछें कि अदाकारी आसान काम है, 1000 अदाकार हैं, आउटस्टैंडिंग कैसे होना है? नसीरुद्दीन शाह 1 दिन में बन जाता है, ओमपुरी 1 दिन में बन जाता है क्या, फिरदौस जमाल 1 दिन में, आबिद अली 1 दिन में बन जाते हैं क्या? ये बात है। तो शायरी के लिए भी हमें ग्रामर सीखनी पड़ती है, फिर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अबव ऑल हो सकता है कि आज से 100 साल पहले किसी ने मुनीब जैसी एक्टिंग की हो, और वो 100 साल पहले वाली एक्टिंग महफूज ना रही हो, और लोग इनको एंजॉय करें। हो सकता है कि 100 साल पहले अरसलान जैसा गाते हों कुछ लोग, चूंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है इसलिए लोग कहते होंगे आप नया कर रहे हैं, लेकिन भाई शायरी तो 2000 साल की भी कायम है, वो महफूज है। मैं अगर उसी को रिपीट करूंगा तो लोग कहेंगे तुम्हारे से बेहतर तो रूमी कह गया, तुमसे बेहतर तो सोफोक्लेस ने लिख दिया ड्रामा, तुमसे बेहतर तो सादी कह गया, तुमसे बेहतर इकबाल ने कहा, तुमसे बेहतर फिरदौसी ने कहा। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें अपने एक्सप्रेशन में इतना मोहतात रहना पड़ता है कि नयापन रहे। शायरी ताज़ा ही अच्छी लगती है, तो शायरी वो ताज़ा जो 100 साल बाद भी ताज़ा रहे। अरे वेरी नाइस, जबरदस्त। सर आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि एक्टर इसका मतलब है हर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ने फिक्स कर दिया, बता दिया गया, सिलेक्ट कर लिया ये लोग एक्टर, और हर कोई एक्टर नहीं हो सकता। ये एक लाइन हम बोलते हैं कि हम सब एक्टर है, ये कोई एक्टर नहीं है। एक्टिंग करना भी एक कमाल, एक फन है जो हर किसी में नहीं हो सकता। तो जहारा आप मुझे बताइए कि हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों से बहुत दूर चले जाए। उनके लिए ये छोटी छोटी जो है परेशानियां, वो आसानी से इनके साथ लड़ सके, किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं? देखिए बच्चों को मोटिवेट किया, हमने उनको रियलाइज़ कराना है कि यू एज अ इंडिविजुअल आर अ इम्पॉर्टेंट पर्सन। जी, हमारे नज़दीक जो इंसान है, जब तक हम कंपैरिजन ही बच्चों के छोड़ेंगे तब तक हम उन्हें जितना भी मोटिवेट करें, भी सर ने बात की ना, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठा लें, आप जो मर्जी करें, आपके अंदर से नहीं, अगर आपको ये फुलफिलमेंट है ना कि आई एम अ इम्पॉर्टेंट वन,
आई एम अ पर्सन, आई एम इंडिविजुअल, और मैं इतना ही इम्पोर्टेंट हूँ या मेरा एग्जिस्टेंस इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया के लिए जितना जी। वो बंदा जो कि ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है। अब ये जिससे उन्होंने स्टीरॉइड्स की बात की, या और बहुत सारे अब सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रही हैं, जैसे जी, डिप्रेशन के बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। अब देखिए वो क्या रीजन है उनकी, उसकी ये रीज़न है कि उनको कहीं ना कहीं पे अपना आप कमतर लगता है, गैर ज़रूरी लगता है, उन्हें लगता है कि मैं अहमियत नहीं रखता, यू नो। अब इस तरह की ये जो आपके थिंकिंग है ना आपकी कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ओके, व्हाई मी, मैं ही ज़रूरी क्यों नहीं। तो पहले तो इंसान कोशिश करता है, हाथ पाँव मारता है, जैसे कि स्टीरॉइड्स की मेन एहसास कमतरी अपनी ना कमी को, उसके बाद कुछ एकदम से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाना। लेकिन इतना सब करने के बाद भी बच्चा आपके पास आता है, माँ बाप कहते हैं यार मैम हम बहुत इसको सर्व करें, ही इज इन अ सुपर एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट, गाड़ी दे दी है इसने, जिद की, इसको ये ले दिया, इसे गिटार ले दिया, इसे पियानो ले, लेकिन ये फिर भी सारी रात रोता है, सोता नहीं है, एंटीसाइकोटिक पे आ गया, एंटी डिप्रेसेंट पे आ गया। क्या? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उसको ये चीज़ें एक्चुअली नहीं चाहिए थी, उसको वो रियलाइजेशन चाहिए थी कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप कितने अहम हैं अब दूसरों हम लोग के, क्या बिल्कुल। करते हैं एज अ पेरेंट, शायद हम भी इतने मसरूफ हैं और बच्चे भी इतने ज़्यादा कि हम उन्हें देने में ये समझते हैं कि शायद हमने सब कुछ दे जिम्मेदारी दिया ना, पूरी कर दी। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, जबकि बच्चा कहीं ना कहीं पर लैग कर रहा होता ठीक है। है। आपने अक्सर अभी रिसेंटली केस सुनने में आया कि एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे सर्विंग बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद ही कमिट सुसाइड। जी। क्या फिर वहाँ पे तो हम ये क्वेश्चन एक रेज होता है कि भाई ये तो उन लोगों में से था 500-400 में से जो कि सिलेक्टेड थे, यू नो, बिल्कुल। और ये तो उस पोस्ट पे था जिसके ख्वाब कितने लोगों ने देखे होंगे। बिल्कुल। तो फिर व्हाई ही डिड दिस? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे तो आपकी वो फुलफिलमेंट का एलिमेंट मिसिंग है ना, कहीं ना कहीं पे तो लैक कर रही हैं चीज़ें, ठीक है, और जिसके बाद आप इतना बड़ा स्टेप लेते हैं। तो बच्चों के अंदर ये जो डिप्रेशन के एलिमेंट है, सबसे पहले तो टॉक टू देम, लिसन देम, अंडरस्टैंड देम। और बच्चों को क्या होता है कि वो चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले, उन्हें इम्पोर्टेंस मिले, उन्हें सुना जाए, उनकी बातों को जो वो शेयरिंग करते हैं उस पे राय दी जाए। अगर आप बच्चे को सुन नहीं रहे हैं तो फिर वो रॉन्ग जगह पे शेयरिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों में डिस्कशन स्टार्ट होती है जो फिर उसको ऐसे मशवरे देंगे कि यार अपनी बॉडी बना लो, यार तुम ये यू नो सिगरेट पी के देखो, हाँ। ये गोली खा के देखो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, छोड़ो बिल्कुल, अपनी back माँ करा को, करके अपने, इस तरह हाँ से, एग्जैक्टली। तो वो इस तरह के जब फिर रॉन्ग एक्शंस होते हैं तो फिर पेरेंट्स सीखते हैं। तो आप मतलब उनको बिल्कुल फर्स्ट उस पर पकड़ें। एक जिसे हमेशा मैं हर शो में कहती हूँ ना कि एक मी टाइम होना चाहिए, तो बच्चे का भी होना चाहिए जिसपे क्वालिटी टाइम ना, यू हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, यू हैव टू बिल्कुल। गिव क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन, जिसके बाद उनको ऐसा कुछ जरूरत ही महसूस ना हो, बिल्कुल। एम्प्टीनेस ना फील हो उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनसे पूछिए, उनसे सिर्फ उनको चीज़ें मत दीजिए कि हाँ गाड़ी है, सब कुछ मिल गया तो क्यों खुश नहीं है। उनसे ना खुश रहने की वजह पूछिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, दोस्त ठीक नहीं है, सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। तो मुनीब से पूछेंगे, मुनीब आपने कितनी स्ट्रगल की इस फील्ड में आने के लिए और मजीद कितनी कर रहे हैं? ये 2008 से मैं स्टार्ट हुआ था इस काम जी। के लिए, और मैं सबसे पहले थिएटर को मैंने प्रेफर किया था। अमित अरे। हुमा सफदर बहुत बड़ा नाम है पंजाबी थिएटर की, तो वहाँ से वो करती थी पब्लिक के अंदर, जी। मतलब किसी भी चौराहे पे। अरे ग्रेट। तो ऐसे तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली किया था तो मुझे अंदर से लग रहा था मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा। ऑडियंस को देख के डर नहीं लग रहा। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि मुझे शायद इसी लाइन के लिए ना आगे अप्लाई करना चाहिए। तो फिर सबसे बड़ा बैरियर आता है आपको कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो आपकी बात को माने। तो वहाँ पे मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। अरे अभी दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं होता था, हमें पता ही नहीं होता था कहाँ परफॉर्म करना है। अब मिस हुमा सफदर के पास भी ऐसे तो मुझे बड़ा टाइम लगा उन तक जाने के लिए। तो एक दोस्त अली निसार, उसने बताया अलहमरा में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, वहाँ जाओ। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट थिएटर जमील बिस्मिल के नाम, उनका एक बेटा था सलीम, तो वो पब्लिकली थिएटर मैंने वहाँ से शुरू किया। अच्छा ग्रेट। तो वहाँ से फिर जैसे इनकी मोतियों जैसी बातें थी जो मुझे बड़े अरसे बाद दोबारा किसी ने बताई कि आवाज़ का थिएटर एक्चुअली आवाज़ के अंदर ही है। तो ये जो बिल्कुल कान में फुसफुसी भी इतनी लाउड होता है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ ना तो एंड तक जाना चाहिए। तो वो भी सब सीखा, फिर लगा कि नहीं अब इससे कदम आगे बढ़ना है। अब यहाँ से फिर दिल ख्वाहिश होती थी कि चलो अब एक दफ़ा कैमरे में भी आ जाए। तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे।
तो ये तो मैं 2011-12 का बता रहा हूँ, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, अब बहुत एप्लीकेशंस आ गए हैं, यूट्यूब आ गया, अब तो टिकटॉक भी नहीं, कोई छोटी सी बला थी कितनी बड़ी चीज़ बन चुकी है। तो मेरी एक फ्रेंड थी और मेरी कज़न भी हैं, सबा खान है, तो वो उनसे काफ़ी कुछ ना सीखने में, वो थी मैस कॉम में। अच्छा, गुड। तो उन्होंने कहा कि तुम डिग्री स्टार्ट करो मैस कॉम की, तो वहाँ से जो है ना तुम्हें कुछ एक लाइन मिलेगी। फिर वहाँ पे मुझे पता लगा कैमरेमैन, फिर ये, तो जब फर्स्ट टाइम कैमरा यूज़ किया तो मेरी वो पहली पिक्चर मेरे ही क्लास के टीचर थे और उनका एक ड्रामा था ऐनक वाला जिन, हफीज़ ताहिर साहब। जी हफीज ताहिर। तो उन्होंने कहा कि तुम तो बोलते अच्छा आरजे के लिए भी अप्लाई करो, तो उन्होंने काफ़ी पुश किया कि नहीं तुम करो। तो मुझे लगा मैं कैमरे मैन अच्छा हूँ, एक्टर तो चलो थिएटर मैंने कर लिया, लेकिन अंदर से फील नहीं हो रहा था मेरा, मुझे तो और चाहिए और चाहिए। तो जिस तरह इनकी ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि 11-12 साल हो गए हैं, तो ऐसे लोग नहीं मिलते जो ऐसी बातें इतने शॉर्ट टाइम में आपको पूरी बात समझा दें कि थिएटर क्या है। ग्रेट। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है हमेशा कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो फ़ौरन चाहते हैं यार ये बनना है, अब आपने अच्छे बूट पहन लिए, अब वो ये नहीं देखेंगे आप करके, तो बड़ा डिसहर्ट होता है इंसान। तो ऐसे में पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और पेरेंट्स को और बच्चे को ये होता है कि जो अंदर से उसकी फीलिंग है उसी लाइन में उसको जाना चाहिए। True. अब बच्चा होगा मेडिकल का और उसको शौक होगा फोटोग्राफर का, तो उसके सारे दोस्त तो फोटोशूट की लाइन में है, वो अकेला अगर मेडिकल में है तो वो पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। जैसे इन्होंने बताया कि डिप्रेशन में, प्रॉब्लम्स में, उसे कुछ पूछो जवाब कुछ का देगा, और सर्चिंग भी मोबाइल में वो पिक्चर ही देख रहा होगा, ना कि वो बायोग्राफी में चेक कर रहा हो, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा मैटर बनता जा रहा है कि जिस लाइन के लिए आपको अल्लाह ने चूज किया, आप पहले वो देखो, उसको थोड़ा सा पॉलिश करो। अगर उसमें फीलिंग आ रही है, आप खुशी महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों के पास जाओ, तो अभी ये भी बहुत बड़ा एक नेमत है अल्लाह की कि आपको वो लाइन भी बता दे कि मैंने आपको इसलिए पैदा किया जी। तो वहाँ से फिर आपको स्ट्रगल स्टार्ट होती है। अब तो माशाल्लाह बहुत आसानियाँ हो गई है मेरे लिए भी, और ये मेरा सारा क्रेडिट्स मेरे पेरेंट्स को और मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे इस लाइन के लिए बताया कि तुम हो इस लाइन के। वेरी नाइस। वरना आज मैं भी शायद अनएजुकेटेड होता और कहीं ना कहीं वेल्डर होता। तो ये भी बहुत बड़ी कीमती है, और मैं इनकी बात से एग्री हूँ कि इनकी मोतियों जैसी बातें थी। अरे। तो अल्लाह करे जिन जो भी देख रहे हैं वो इनको समझ लें, जो एक्टिंग के शौकीन है या सिंगिंग के शौकीन है वो इनकी बातों को पिक करें। ऐसे ही बिल्कुल। इरसलान, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं थोड़ा सा उनकी बात को कैरी करना चाह रहा हूँ कि हम लोग को ना स्पेशली ख़वातीन को, बच्चियों को ना छोटी एज में गोल्स देने चाहिए जो कि उनकी अपनी ज़ात से मुतल्लिक हो, ना कि ये कि आपने ये जो बात हम कर रहे थे कि शादी करके जाएंगे तो फिर कर लेना और वो सारा कुछ। शादी शुड बी जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक छोटा सा हिस्सा, ज़िंदगी के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें से एक, वो गोल्स में से एक गोल होना चाहिए। जब और एक मुआशरा हेल्दी तब हो सकता है, मुझे लगता है हमारे मुआशरे में चीज़ लैक भी इसीलिए करती है, जो मसले मसाइल डिप्रेशन के हमारे जो, क्योंकि 50% तो ख़वातीन है, तो उनके एज सच कोई पर्सनल गोल्स नहीं होते हैं लाइफ के अंदर कि भाई जैसे अगर मेरा एक गोल है कि यार मैंने आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, तो वो बच्चियों के अंदर वो ज़रूर होना चाहिए कि उनको ड्रीम करने की ना आप लोग एबिलिटी दें और वो इनकरेज करें उनको काइंडली, तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। और सेम गोज़ फॉर बॉयज़ एज वेल कि बचपन से आप उनको, अहमद फवाद साहब का एक वो ड्रीम से रिलेटेड वो कुछ कहते हैं, डेयर टू ड्रीम, तो वो बिल्कुल यू शुड ऑलवेज इनकरेज योर चिल्ड्रन टू डेयर टू ड्रीम। वो बहुत ज़रूरी है कि ख्वाब उनका होना चाहिए जो कि वो ख्वाब ऐसा नहीं कि वो उनकी ज़ात से मुतल्लिक ना हो, सिर्फ कि जो ड्रीम विच विल मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, ताकि किसी का अगर कोई साइंसदान बनना चाहता है, एक बच्ची बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, ठीक है ना। और अगर एक आपकी बेटी एक्टिंग करना चाहती है तो लिमिट्स में रहते हुए एक्टिंग की जा सकती है, क्या मसला है। अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इसके अंदर, और भी बेशुमार चीजें, तो मतलब ये जरूर आप करें, मेरा ये आप उन्हें अलाउ करें कि वो ड्रीम देख सके और अपने उनके ड्रीम में उनके साथ खड़े हो जाइए, खास तौर पे बच्चे, बड़े-बड़े ड्रीम देखें, खास तौर पे बच्चे। ज़हरा, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि हमें बच्चों को एक तो गोल देना चाहिए, दूसरी बात हमें उन्हें हेल्प आउट भी करना चाहिए, बच्चों को भी इक्वली ना, लड़कों को भी ये हमें लर्न कराने की आजकल की सोसाइटी में ज़रूरत है कि आपने इक्वली यू आर अ नेशन लाइक अ फीमेल, और जैसे गर्ल्स हैं, जैसे अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की ना, साइंसदान बनना चाहिए, तो इस तरह लड़के को भी हाउस होल्ड में भी हेल्प आउट करना चाहिए। बिल्कुल। और अब देखें टाइम चेंज हो गया, अब वो लिटरली वो दौर नहीं रहा जो कि हमारे फादर्स का था। बिल्कुल।
इतनी ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। बिल्कुल। अब टाइम चेंज हो गया है, तो अब बिल्कुल वही, जैसे एक दौर में हम यूरोपियन कंट्रीज़ की एग्जांपल देते होते थे, तो अब यहाँ पे भी वही सेटअप सारे ऑलमोस्ट आ रहे हैं। ख़वातीन भी उतनी मेहनत कर रही हैं, मर्द भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चियों का भी आपने जो है ना ब्रॉटअप इसी तरह ही करना है कि आप उनको रियलाइज़ कराएं कि मुश्किल वक्त में यू विल बी अ पॉजिटिव पार्टनर ऑफ योर हस्बैंड। आपने ये नहीं करना कि तुम्हारी जिम्मेदारी और तुमने ये करना है, और मर्द भी ये ना औरत पे फोकस करे कि तुम घरदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। यूजुअली ये होता है कि खवातीन का रोल को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, अनफॉर्चुनेटली। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं औरत हूँ, लेकिन जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल हैं और जो ऑब्जर्व मैं यूजुअली करती हूँ कि खवातीन बहुत कुछ करी होती हैं, बट एट द एंड उनको फिर यही कहा जाता है कि घर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो घर इक्वली मर्द की, देखिए वो एक बड़ों ने कहा है ना कि गाड़ी के दो पहिए हैं, तो गाड़ी के दो पहियों वाली बात बहुत अच्छी है कि दोनों पहिए ही अगर सलामत होंगे तो आपकी गाड़ी चलेगी। बिल्कुल। और वो दोनों को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए जी। और वो तब होगा जब हम बच्चों की तरबियत अगर अच्छी करें। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम के इख्तिताम पे? मैं अभी सर की बातें सुन रहा था जो कि बॉडी बिल्डिंग और जी, तन जी, जी, जी। के हवाले से, तो मौलाना रूम का मुझे बड़ा अच्छा एक शेर याद आया जो कि मेरा ख्याल है कि हमारे सुनने वालों के लिए बड़ा कारआमद होगा कि आदमी दीदस्त बाकी पोस्तस्त, दीद आ बाशद के दीदे दोस्तस्त, कि आदमी के जिस्म में सबसे काम की अगर कोई चीज़ है जी। तो वो आँख है, अरे। और आँख भी वो जो दोस्त का नज़ारा करे। तो इसका एक पहलू साइंसी है, वो ये कि आप अपने सारे जिस्म को इसलिए तैयार करें कि आप दुनिया को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक हो दुनिया को मुतजस्सिस निगाह से देखें, इसको स्टडी करें। अल्लाह ताला ने ये दुनिया देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, मुताला करने के लिए बनाई है। इसको, इसका डाटा कलेक्ट करें, एनालिसिस करें इसका, और इसके ये साइंसी पहलू है इसका। दूसरा जो रूहानी पहलू है वो ये कि इस कायनात के आईने में से आपने यार की तस्वीर देखनी है, और वो यार है सबसे बड़ा। जबरदस्त, थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि माँ बाप को, और जो इस फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग में फील्ड में लड़के फिटनेस में है, सबसे पहले कि जो भी फिटनेस में है वो स्टीरॉइड से ग्रेस करे, और माँ बाप को चाहिए कि इसकी पैरवाई करे कि ये क्या चीज़ ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, चेक एंड बैलेंस और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो मान में सबको रखे। आमीन जी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि नुकसान देती है, तो सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को होता है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उन्हीं बेस्ट ऑफ लक जो आप काम करें, और मजीद जो आप नए प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने एक ज़बरदस्त सा गाना सुनाया और हमने काफ़ी इंजॉय भी किया। और बेस्ट ऑफ लक जो आप मजीद काम करें और आगे जो आपके नए प्रोजेक्ट्स आने वाले। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। प्रोग्राम के अख्तिताम पे हम अरसलान से उनका गाना भी सुनेंगे।